अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रमज़ान और हमें बहुत खुशामदीद। मैं हूँ शिफा यूसुफ ज़ई और मैं हूँ वैस मंगलवाला। मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम। मैं यहाँ खैरियत से हूँ और आपकी खैरियत खुदावंद से नेक मतलूब है। आज की ट्रांसमिशन का आगाज़ भी करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से। आज जो नाम हमने चुना है वो है अल कुद्दूस। और अल कुद्दूस जो है वो 2 मरतबा कुरान करीम में आया है। एक तो सूरह हशर में और दूसरा सूरह जुमा में इस मुबारक नाम का जिक्र किया है अल्लाह ताला ने। और इसका जो मतलब है वो आता है कि जिसे हम कहें कि प्योरिटी की इंतहा, खालिस होने की इंतहा, और यूँ कहिए कि जो पाकीज़गी की इंतहा और कामिल होने की इंतहा, ये तमाम वो एट्रीब्यूट्स हैं जो कि अल्लाह ताला के साथ हम जोड़ते हैं। और इसकी जो एक मतलब आता है वो जोड़ा जाता है इस तरीके से कि तहारत या पाकीज़गी जो है वो अल्लाह ताला ही है जो कि उसका सरचश्मा है, और अल्लाह ताला ही है जो पाकीज़गी बख्शता है। अब वो पाकीज़गी किस तरीके से बख्शी जाएगी, वो 2 काम करता है। एक तो ये कि हमें दूर कर देता है वो बुराइयों से। ज़ाहिर है उसकी ज़ात जो है वो नक्स से पाक है, उसकी ज़ात पाकीज़ा तरीन ज़ात है, तो ये तो इसका मतलब हो गया। लेकिन फिर हमारे हवाले से वो ये करता है कि हमें अपने रहम से, अपने करम से तमाम बुराइयों से दूर कर देता है, नापाकियों से पाक रखता है। और फिर दूसरी चीज़ जो वो करता है कि अगर हम कोई गुनाह कर लें या जब हम उसके हुजूर हाजिर हों, दुआ करें कि या अल्लाह हमसे ये गुनाह हो गया है, तो फिर वो हमें उस गुनाह की आलूदगी से भी दूर कर देता है और माफ़ फरमा देता है। बिल्कुल ऐसा ही है। ये मतलब बयान किए गए हैं। और इब्न क़य्यिम ने या इब्न कसीर ने, अगर हम उन्हें पढ़ें तो उन्होंने कहा कि जी अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो किसी भी नक़्स से पाक है और वही है जो हमें नक़ाइस से पाक करती है। तो ये उन दोनों बड़े लोगों ने लिखा। अब हमें क्या करना है इस नाम के हवाले से? यानी कि अच्छा, एक मतलब ये भी हो सकता है कि सही को गलत और गंदे को साफ से अलग रखना, अलग करने वाला, दूर करने वाला। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ये वही उसी की ज़ात है, क्योंकि वो असल जो कुद्दूस है वो हर नक्स से पाक है। तो हमें भी वो पाक करने का जो हुक्म देता है तो फिर हम पाक होते हैं, वरना उसके हुक्म के बगैर हम पाक नहीं हो सकते हैं। तो हमें अब दुआ ये करनी है कि अल्लाह ताला हमारे दिलों को भी पाक करे, अल्लाह ताला हमारे अकीदे को भी पाक करे, और अल्लाह ताला हमारे आमाल को भी पाक कर दे। जब ये पाकीज़गी हमें नसीब होगी तो फिर इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला का रहम और करम हमें नसीब हो गया। और हमारी दुआ ये है कि हम इसी पाकीज़गी के साथ अल्लाह ताला की जन्नत में दाखिल हों। आमीन आमीन। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं और आपसे दोबारा हम दरखास्त करेंगे। अब रोजाना की दरखास्त है, समझ आया करें, खुद ही कर लूँ, आगे बात कर लूँ। चले मैं आपको आज एक ऐसी जगह लेकर जाता हूँ कि जिसका नाम आपने सुना तो होगा लेकिन शायद उसके बारे में इतना सोचा नहीं होगा कि ये कहाँ है। ये जगह है जिसका नाम बहुत सारी जगहों पर आता है और वो है टिम्बकटू। अच्छा, बड़ा मज़ाहिया उसमें भी लिया जाता है इस नाम को, लेकिन टिम्बकटू है कहाँ ये नहीं पता होता लोगों को। टिम्बकटू की वजह शोहरत क्या है ये नहीं पता होता लोगों को। तो ज़रा आज टिम्बकटू के बारे में जान लेते हैं। टिम्बकटू का नाम सुनते ही जहन में एक पुरस्रार, रोमानवी और तियोमालाई मकाम का तस्वुर आ जाता है। बहुत से लोगों का तो ख्याल है कि ये कोई जोग्राफियाई मकाम नहीं बल्कि कोई दास्तानवी शहर है जो कहीं सहराए आज़म में था और सिर्फ अफसानवी सफ़रनामों की जीनत था। हकीकत यह है कि टिम्बकटू अफ्रीकी मुल्क माली में पत्थर और गारे से बनी इमारतों का एक शहर है जहां हमारी और आप ही की तरह इंसान रहते हैं। 1280 से 1337 तक मनसा मूसा टिम्बकटू का राजा था। मनसा मूसा इतना दौलतमंद था कि जितना कोई अंदाज़ा लगा सकता है। एक अंदाजे के मुताबिक उसके पास 4 लाख मिलियन अमरीकी डॉलर के बराबर दौलत थी। अमेज़ॉन के मालिक जेफ बेजोस इस वक्त दुनिया के अमीर तरीन शख्स हैं। उनके पास 1,06,000 मिलियन अमरीकी डॉलर दौलत है। मनसा मूसा के पास इससे कहीं ज़्यादा दौलत थी। मनसा मूसा को तारीख में अब तक का अमीर तरीन शख्स माना जाता है। मनसा मूसा की ज़िंदगी से मुताल्लिक जो दिलचस्प दास्तान है वो उनका मक्का का सफ़र है। ये 1324 की बात है। किस्सा ये है कि इसके सफ़र में 60,000 अफराद शामिल थे। 100 ऊँटों पर मुश्तमिल कारवान, जिनमें से हर एक ऊँट पर तकरीबन 300 पाउंड सोना लदा हुआ था, नाइजेरिया, मौरितानिया, अलजायर, काहिरा और मदीना से होता हुआ मक्का पहुँचा। ये लोग जहाँ से गुजरते वहाँ उसके कारवान का दीदार करने वाले अफराद के दरमियान सोना तकसीम किया जाता।
मुअर्रिखीन और इक्तिसाद दानों का मानना है कि इसके सफ़र मक्का ने दुनिया की मईशत को यकसर बदल कर रख दिया। मूसा ने वहाँ से बहुत ज़्यादा सामान खरीदा, जिससे महंगाई बढ़ गई और दुनिया में सोने की गर्दिश में इजाफा हुआ। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि किसी के पास इतनी दौलत हो जिससे दुनिया का इक्तिसादी निज़ाम बदल कर रह जाए? कहा जाता है कि मंसा मूसा हर जुमे टिम्बकटू में एक नई मस्जिद तामीर कराता था। इसी के दौर में मशहूर सिंकोर यूनिवर्सिटी का क़याम अमल में आया। अगले कई सौ सालों तक ये शहर इस्लामी तमद्दुन और अदब का मरकज़ रहा। साउथ अफ्रीका और माली के प्रोजेक्ट्स पर काम करने वाले केप टाउन यूनिवर्सिटी के डॉक्टर शमाल जैफी इस ज़माने की कुछ नादिर तहरीरों के बारे में कहते हैं कि लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या ये तहरीरें अरब स्कॉलर्स का काम है, लेकिन नहीं, ये अफ्रीकियों का काम है। टिम्बकटू इस जमाने में सोने और नमक की तिजारत का मरकज था। मंसा मूसा भी सोने और नमक के कारोबार से वाबस्ता था। आज का टिम्बकटू इतना अमीर नहीं और न ही वहाँ वो चहल पहल है जो किसी जमाने में हुआ करती थी। टिम्बकटू में 3 बड़ी मसाजिद, जामा मस्जिद, सैयदी याहिया मस्जिद, सिंकोरे मस्जिद, दुनिया की कदीम तरीन मसाजिद में शुमार होती हैं। इनकी मुसलसल मुरम्मत होती रहती है और इन्हें रेत से महफूज रखा जाता है। मस्जिद जेने यानी ग्रेट मॉस्क ऑफ जेने कच्ची ईंटों से तामीर करदा दुनिया की सबसे बड़ी इमारत है जो माली के शहर जेने में कायम है। इस मकाम पर पहली मस्जिद 13वीं सदी में कायम की गई थी, जबकि मौजूदा तामीर 1907 से मौजूद है। साल भर की मौसमियाती तब्दीलियों से मस्जिद को पहुंचने वाले नुकसान की मुरम्मत के लिए एक सालाना त्यौहार मुनक्किद किया जाता है। इस त्यौहार में कई रोज से तैयार किया गया गारा मस्जिद की दीवारों पर लेप दिया जाता है। मस्जिद जेने को अफ्रीका के मशहूर तरीन मुकामात में से एक समझा जाता है। 1988 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। माली मगरबी अफ्रीका का खुश्की से महसूर मुल्क है, जिसकी सरहदें शुमाल में अलजायर, मगरब में नाइजर, जुनूब में बुर्किना फासो, आइवरी कोस्ट, गिनी और जुनूब मगरब में सेनेगाल और मोरितानिया से मिलती हैं। शुमाल में एक सीधी लकीर सहराए आज़म सहारा पर मुश्तमिल है। इसका कुल रकबा 4,78,841 मुरब्बा किलोमीटर है। माली 68 साल तक फ्रांस की कॉलोनी रहा और 1960 में आज़ादी हासिल की। माली की सरकारी ज़बान फ्रांसीसी है। इसके अलावा माली और दूसरी 40 ज़बानें भी यहाँ बोली जाती हैं। माली की कुल आबादी 20 करोड़ 16 लाख नफूस पर मुश्तमिल है। 98% आबादी मुसलमान है। बमाकू माली का दारुल हुकूमत है। बम्बारा ज़बान में माली का मतलब दरियाई घोड़ा है। माली के डोगोन कबाइल 60 सालों में एक बार सिगुई फेस्टिवल मनाते हैं। ये दुनिया में सबसे तवील मजहबी त्यौहार है, जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है। एक दौर में माली दुनिया का अमीर तरीन मुल्क था और इसकी सरहदें मराकश तक फैली हुई थी। अब माली दुनिया के गरीब तरीन ममालिक में से एक है, जहाँ की आधी आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रही है। लॉकडाउन में नरमी रास नहीं आ रही। बाजारों में ऐसा रश है जैसे कभी कोई वबा आई ही नहीं थी, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 2200 से ज़ायद नए केसेस कोरोना के सामने आए हैं पाकिस्तान में, जिसके बाद पाकिस्तान में कोरोना केसेस की कुल तादाद 35,000 से ज़ायद और जाँ बहक अफराद की तादाद 753 हो गई है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो कोरोना वायरस पर कौमी असम्बली का पहला इजलास और फिर सेनेट का भी पहला इजलास हुआ, लेकिन हुकूमत और अपोजिशन की इल्ज़ाम तराशियों की नज़र हो गया। अब हो यह रहा है कि हुकूमत अपोजिशन और अपोजिशन हुकूमत पर सियासत के इल्ज़ाम लगा रही है। शाह महमूद कुरैशी साहब को पीपल्स पार्टी से सुबाइयत की बू आ रही है, जबकि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो शाह महमूद साहब से इस्तीफ़े का मुतालबा कर चुके हैं। सवाल यह है कि क्या ये वक्त सियासत का है? क्या कोरोना वायरस की वबा में हुकूमत और अपोजिशन का रवैया दुरुस्त है? बिलावल भुट्टो जरदारी ने कौमी असम्बली के इजलास में हुकूमत के साथ मिलकर काम करने की बात की, फिर अगले ही दिन वज़ीर ख़ारिजा का इस्तीफ़ा मांग लिया। क्या इस तरह हम मिलकर काम कर सकते हैं? इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी साहब। अस्सलाम वालेकुम सईद गनी साहब। जी वालेकुम सलाम। सईद साहब, ये बताइए कि ये जो बात हो रही है कि असेंबली में एक दूसरे पर सिर्फ और सिर्फ इल्ज़ाम तराशियाँ चल रही हैं, कौमी असेंबली में बिलावल भुट्टो जरदारी ने हुकूमत के साथ मिलकर काम करने की पेशकश की, लेकिन फिर अगले ही दिन शाह महमूद कुरैशी साहब का इस्तीफ़ा मांग लिया। मतलब इस तरीके से तो मिलकर काम करने की फ़ज़ा कभी कायम नहीं हो सकती। देखिए, वैसे एक तो जो जहाँ पे पार्लिमानी जमहूरियतें चलती हैं और आप भी देख रहे हैं काफ़ी हफ्ते से, हमेशा लीड हुकूमत लेती है। कोशिश हुकूमत की होती है कि पार्लियामेंट के अंदर और या अगर मुल्क में कभी यकजहती की ज़रूरत हो तो वो उसको लीड करें।
वो अपोजिशन से रब्ते करते हैं, मीटिंग्स करते हैं, बैठते हैं और कन्विंस करते हैं हुकूमत को इस बात पर कि अपोजिशन को इस बात पर कन्विंस करते हैं कि हुकूमत के साथ दे ताकि मुल्क में कोई भी जो चैलेंज है उसको मिलकर लड़ सके। बिल्कुल। यहाँ मुझे आप कोई एक स्टेटमेंट, कोई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, कोई एक एफर्ट बता दें वज़ीर आज़म पाकिस्तान का जो उन्होंने कोरोना की वबा के बाद जो है वो शुरू किया हो, जिससे ये तासुर दिया गया हो या जिससे ये राब्ता किया हो अपोजिशन से कि वो आए उनके साथ बैठें और इस लड़ाई में लड़ें। पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस डीसी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने 19 मार्च को, और जिसमें उन्होंने ये गुजारिश की कि वज़ीर आज़म साहब लीड करें, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, और हम उनके साथ मिलकर काम करेंगे। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं मौजूद था। कम से कम 6 मरतबा रिपोर्टर्स ने कुछ ऐसे सवालात किए जिसमें वज़ीर आज़म पर तनकीद की जा सकती थी, लेकिन मना किया बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने और रिस्पॉन्ड नहीं किए वो सवालात, ये कहकर कि इस मौके पर मैं कोई ऐसा माहौल पैदा नहीं करना चाहता हूँ जिससे कोई हमारे अंदर आपस में मजीद दूरियां पैदा हो। तो हमने तो पहले दिन से कोशिश की और मैं अभी भी आपको चैलेंज करता हूँ। आप जब से कोरोना की वबा शुरू हुई है उस वक्त से लेकर अभी तक सिंध हुकूमत की जानिब से या इवन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की जानिब से कोई ऐसा स्टेटमेंट जो उन्होंने खुद दिया हो, जो उनकी तरफ से पहला बयान आया हो, ये मुमकिन है कि कहीं से कोई बात कही गई हो, हमने उसका जवाब जरूर दिया हो। हमने पहल बिल्कुल भी नहीं की और हम आज भी ये समझते हैं, बिल्कुल नेक नियति से समझते हैं कि कोरोना से हम नहीं लड़ सकते हैं तन तना जिस तरह ये हुकूमत आगे चला रही है निज़ाम से। इस वक्त सबको इकट्ठे होना है, लेकिन अगर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब असेंबली में खड़े होकर कहते हैं जी मैं आपसे नहीं लड़ना चाहता हूँ, लेकिन उनका दूसरा वजीर खड़े होकर फिर उनकी लानतान शुरू कर देता है। इनका वजीर खारजा जो बहुत जिम्मेदार आदमी है, अगर बिलावल साहब ने कल कुछ बातें कही थी तो वजीर खारजा की तकरीर के जवाब में कही थी उन्होंने। आज मैंने देखा कि असेंबली में उसी किस्म के सवाल उठाए जा रहे हैं हुकूमत की जानिब से जो आमतौर पर अपोजिशन उठाती है। लेकिन अगर हम बिलावल भुट्टो साहब की तकरीर की बात करें तो उसके अंदर ऐसी कौन सी सजेशन उन्होंने दे दी हुकूमत को कि देखें भाई ये 3 पॉइंट एजेंडा है या ये लाया अमल है, इसको आप फॉलो कर लें तो काम अच्छा हो जाएगा। हमें तो किसी से भी कोई ऐसी तरफ से कोई बात नज़र नहीं आई। शाहिद खाकान अब्बासी साहब की तकरीर की अलबत्ता तारीफ हो रही है, लेकिन उसमें भी उन्होंने हुकूमत से सवाल किया कि आप बताएं कि स्ट्रैटेजी क्या है, वरना तो सिर्फ और सिर्फ तनकीद ही नजर आई है, कोई स्ट्रैटेजी देने के लिए तैयारी नहीं है। देखें, शाहिद खान अब्बासी साहब की तकरीर मैंने पूरी तो नहीं लेकिन काफ़ी सुनी, बहुत अच्छी भी तकरीर की उन्होंने। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने जब आज से 1.5 महीने पहले बैठ के वो ये कहते हैं कि भाई आए, बैठे, लीड करें, बताएं कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, हम लड़ाई नहीं करना चाहते हैं। पहले तो मैसेजिंग होती है, ठीक है, कि पूरी कौम को ये मैसेज जाए, दुनिया को मैसेज जाए कि जी कोरोना के इशू पे हमारे तमाम सियासी रहनुमा, तमाम सियासी जमातें, तमाम हुकूमतें संजीदा हैं। इस संजीदगी के मैसेज को कौन जो है वो बार बार खराब करता रहा है। वज़ीर आज़म साहब खड़े होके अब तकरीर में ये कह रहे हैं अपने लोगों से, एमपीज एमएनए से, कि तुम लोग अपने हलकों में जाओ। ऑपोजिशन के लोगों को तो काम करने का कोई पता ही नहीं है, वो अपने हलकों में नहीं होंगे, आप जाके अपने हलके मजबूत करो। ये मैंने नहीं कहा, वज़ीर आज़म ने कहा है। किस मौके पर कहा है? जब वो कोरोना से लड़ने की बात कर रहे हैं। वज़ीर आज़म खड़े होकर ये कहता है कि जी अशराफिया ने जो है वो लॉकडाउन लगा दिया। वज़ीर आज़म खड़े होकर ये कहता है कि एक सूबे ने पैनिक होकर जो है वो लॉकडाउन का फैसला कर लिया। वो तो खैर अब सवाल वैसे भी उठ रहा है, लेकिन ये है कि अभी दोबारा लॉकडाउन की तरफ भी हमने सुना है और खबरों में भी ये आ रहा है कि कराची में बहुत सी मार्केट जो हैं वो बंद कर दी हैं। गुल प्लाजा हो गया या ज़ैनब प्लाजा भी गालिबन वो बंद कर रहे हैं, सील कर रहे हैं। तो इसके बारे में कुछ बता सकते हैं सर? देखिए, हमने जब ताजिरों से मुलाकात की थी ना पहली, ये फैसला करने से पहले कि ये बाजार खुलने हैं, उस वक्त भी हमने ये कहा था कि हम एसओपीज देंगे और उस पर स्ट्रिक्टली हम इम्प्लीमेंट करवाएंगे। अच्छा। हमने जब ये खोलने का फैसला किया तो चीफ मिनिस्टर साहब ने उस वक्त भी कहा उनको कि हम एसओपीज दे रहे हैं और अमल दरामद करवाना आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन जो कुछ पिछले 2 दिनों से बाजारों में हो रहा है, सिर्फ सूबा सिंध में नहीं बल्कि शायद पूरे पाकिस्तान में यही हाल है जी। तो हमने ये वाजे कर दिया था ताजिरों की तमाम तंजीमों को कि अगर आप लोग एसओपी से अमल दरामद नहीं करेंगे तो हम आपकी मार्केट्स और दुकानें सील करेंगे। और आज जो फैसला हुआ है या जो इक़दाम हुए हैं वो उसी का तसलसल है, उसी का नतीजा है। तो अब ये कब तक आप लोग सील रखेंगे? और ये भी फिर एक लॉकडाउन की नई शक्ल है, एक तरह से हम कह सकते हैं इसको? नहीं, बिल्कुल कह सकते हैं, लेकिन देखें ना, अगर किसी ने ये कहा कि मुझे कारोबार करने की इजाजत दी जाए जी, हमने कहा जी ठीक है करें, लेकिन ये 4-5 काम आपने करने हैं। उन्होंने हमसे एक्सेप्ट किया कि हम करेंगे। लेकिन अगर उसके बाद एक काम भी ना करें तो क्या रह जाता है बताइए? बिल्कुल, ये जब तक
सईद गनी साहब, आपकी आवाज़ कुछ सही नहीं आ रही है, हम दोबारा रब्ता करने की कोशिश करते हैं सईद गनी साहब से। जब तक हम चलते हैं कराची, और कराची में गयासुद्दीन हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे नुमाइंदे हैं, उनसे हम बात करते हैं कि इस वक्त कराची में बाज़ारों की क्या सूरत हाल है और लोग जिस तरीके से बाज़ारों की तरफ निकले हैं तो वहाँ पर उन्हें क्या समा देखने को मिल रहा है। अस्सलाम वालेकुम गयास, क्या सूरत हाल है, आप इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं? वालेकुम सलाम। अवैस और शिफा, आप दोनों को सलाम मेरा पहुँचे। बहुत शुक्रिया। मैं इस वक्त ज़ैनब मार्केट पे मौजूद हूँ और यहाँ पर जो सूरत हाल है, हमने सुबह से ही ये देखा कि आज तीसरा दिन है कारोबार का, लेकिन SOP पर हमें ख़िलाफ़ वर्जी नज़र आ रही है। दुकानदारों की जानिब से तो इस पर अमल दरामद किया जा रहा है, लेकिन लोगों का जो एक खौफ था, लोग काफ़ी दिनों से बंद थे घरों के अंदर, वो अचानक निकले और वो इस खौफ में निकले हैं कि शायद मार्केटें कराची की अब 2 से 3 दिन बाद दोबारा बंद कर दी जाएँ। तो रश, एक खासी कैफियत हमें नज़र आई रश की लोगों की यहाँ पर। इसी वजह से SOP की खिलाफ वर्जी भी हुई। लोग मास्क और सैनिटाइज़र के इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, लोग एहतियात नहीं बरत रहे थे, समाजी फासला नहीं रख रहे थे। इसकी वजह से ज़ैनब मार्केट में जो मजमूई तौर पे 11 मार्केटें हैं, उनमें से 4 बड़ी मार्केटों को, जिनमें जो 4 कपड़े की मार्केटें हैं, उन्हें सील कर दिया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर, अच्छा गयास साहब हमारे साथ ही रहिएगा। सईद गनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी तरफ हम जाते हैं। जी सईद साहब, आप जो बात कर रहे थे वो प्लीज़ कंटिन्यू कीजिए, रब्ता ज़रा मुनक़ता हो गया था। जी, मैं यही कह रहा था कि देखें, अगर SOP पर अमल दरामद नहीं करेंगे, अगर लोगों की जानों को बचाने के लिए जो हुकूमत इकदाम कर रही है उसको फॉलो नहीं करेंगे तो हमारे पास तो रास्ता कोई नहीं रह जाता ना। तो ये सील करते रहेंगे हम, अगर ये वायलेशन इस तरह होती रहेंगी। जब वो वायलेशन ख़त्म करेंगे, जो हमारा एक अंडरस्टैंडिंग उनके साथ है उसको फॉलो करेंगे, तमाम बाजार खुल जाएंगे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही। अच्छा, एक और चीज़ जो स्कूलों के हवाले से मामला है, उस हवाले से आपने कहा था कि अभी मज़ीद शायद 6 महीने तक स्कूल ना खुल सके, तो इस हवाले से भी ज़रा क्लैरिटी दे दीजिए कि क्या ये फैसला हो चुका है या मज़ीद अब इस हवाले से देखा जाएगा और फिर इस फैसले को अमली जामा पहनाया जाएगा? नहीं, वैसे ये एक्चुअली एक सवाल पूछा गया था। मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड बता दूं कि देखें, मार्च में सिंध हुकूमत की हमारी एक स्टीयरिंग कमेटी एजुकेशन की, जिसमें तमाम माहिरीन और स्टेक होल्डर्स मौजूद होते हैं, तो हम वहाँ पर फैसले करते हैं तालीम के, अपने एकेडमिक प्लान के हवाले से, छुट्टियों के हवाले से कोई भी फैसले करते हैं। तो हमने मार्च के पहले हफ्ते में काम किया, फिर पूरा एकेडमिक प्लान जो था वो अनाउंस कर दिया पूरे साल का। हमने गर्मी की छुट्टियां कर दी और 1 जून तक स्कूल बंद कर दिए, सब कुछ हो गया। और बाकी सूबों ने फिर हमें 2-3 हफ्ते के बाद फॉलो किया था। अच्छा, फेडरल गवर्नमेंट ने जब अनाउंस किया था कि हम 15 जुलाई तक स्कूल बंद करेंगे और बगैर इम्तिहानात के बच्चों को प्रमोट कर देंगे, तो मैंने उस वक्त भी कहा था कि 1 जून को स्कूल हम नहीं खोलेंगे, ये तो बिल्कुल तय है कि नहीं खोलेंगे, लेकिन बच्चों को प्रमोट करने के हवाले से और स्कूल कब तक बंद रखने हमने, उसके हवाले से फैसला करने का इख्तियार हमारी जो स्टीयरिंग कमेटी है उसको है। तो हम उसकी मीटिंग करके उसके बाद फैसला करेंगे। तो कल हमने स्टीयरिंग कमेटी की मीटिंग की, तो उसमें बड़ी तफसील से बात हुई और फेडरल गवर्नमेंट के जो डिसीजन थे वो भी हमने शेयर किए। अच्छा, वहाँ हमारा ये ख्याल था कि एक तो जो 9th, 10th, 11th और 12th क्लासेस के जो बच्चे हैं उनको प्रमोट करने के लिए एक मसला ये है कि हमारे यहाँ जो बोर्ड के कवानीन हैं उनके अंदर ये लिखा है कि बच्चों को इम्तिहानात के बाद पास किया जाएगा। तो बगैर इम्तिहान के पास करने के लिए अगर हम जाएंगे तो हमें उस कानून, वो कवानीन तो तब बने होंगे ना जब दुनिया में कोरोना नहीं था। कवानीन में तो आगे पीछे चीजें, कानून तो आम हालात के लिए बना हुआ है, तो हमें उसको अमेंड करना है थोड़ा, नंबर 1। तो दूसरी बात जो थी, स्कूल कब तक बंद रहेंगे वो डेट हमने डिसाइड नहीं की, इसलिए कि हम एक मीटिंग और करेंगे जिसमें बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। और फिर मैं बता रहा हूँ कि स्कूल खोलने की तारीख ऐलान करना काफ़ी नहीं है, हमें पूरा एकेडमिक प्लान अनाउंस करना है अगला, कि इम्तिहानात किस तरह होंगे, दाखिले कब होंगे, फिर अगली छुट्टियाँ किस तरह होंगी, स्कूल के टाइमिंग्स क्या होंगे। तो वो हमने कल अनाउंस नहीं किया। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझसे ये पूछा गया कि आप ये बता सकते हैं कि स्कूल कब खुलेंगे, तो मैंने उस वक्त कहा था कि कोई शख्स यकीन से ये नहीं कह सकता कि ये कोरोना की वजह से जो हमारे हालात ख़राब हो रहे हैं कब ठीक होंगे। हम फैसला कर सकते हैं कि जी महीना 2 महीना, लेकिन मुमकिन है ये हालात अगर ख़राब होते जाएं तो हम स्कूल नहीं खोलेंगे, और ये हो सकता है कि साल भी हो जाए, 6 महीने भी हो जाए। सही ज़ाहिर है, बच्चों को हम खतरे में नहीं डाल सकते, बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं आप। बच्चों को हम जो है रिस्क पे नहीं डाल सकते, ये बिल्कुल ठीक, क्योंकि वो के साथ बैठते हैं, उठते बैठते हैं, खाना खाते हैं, खेलते हैं, उनको मना करना पड़ता है, उनको लेने के लिए आते हैं, जाते हैं, फिर घर में बच्चे हैं, फिर मजीद बुजुर्ग। अच्छा, ये भी बताइएगा कि वो फीस वाला मामला भी, इसमें कुछ सेटलमेंट नहीं हुआ? वो 20% जो एक रिलीफ मिलना था आवाम को, और बड़े खुश थे आवाम के, चले हमें कुछ तो रिलीफ मिलेगा, वो भी फिर स्कूलों ने ना मानी? नहीं, ऐसा नहीं है। देखें, जब हमने अनाउंस किया तो हमारे साथ जो मीटिंग हुई थी स्कूल की एसोसिएशन के साथ, उन्होंने भी इससे इत्तफाक किया था। और मैं आपको ये भी बता दूं कि बावजूद इसके कि सिंध हाई कोर्ट से कुछ स्कूलों ने जाकर स्टे ऑर्डर ले लिया,
लेकिन मेरा अपना अंदाजा ये कि 90% के करीब स्कूलों ने 20% का डिस्काउंट पेरेंट्स को दिया है। ठीक है, और ये एक अच्छी बात है, ये एक अच्छी बात है। बहरहाल हम अदालत में भी हैं और इंशाल्लाह ताला वहाँ से भी हम केस ही जीतेंगे। ठीक है, मतलब मजीद रिलीफ अगर कहीं नहीं भी मिल रहा तो वहाँ भी आप लोग दिलवाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा सईद गनी साहब, बस आखिर में जाते जाते ये बता दें कि वफाक से हटकर सिंध हुकूमत की अपनी क्या सोच है लॉकडाउन के हवाले से? क्या सख्ती करनी चाहिए? दोबारा लॉकडाउन में चले जाएंगे? जो आवाम ने मतलब एक तरह से वो दिखाया है कि वो अभी तक समझे नहीं है, बिल्कुल वो अभी तक समझ उनको आई नहीं है, तो क्या आप लोगों का अपना क्या थिंकिंग है? अगर हम वफाक को साइड पे रखें, सिंध गवर्नमेंट क्या सोच रही है? देखिए, जो हुकूमतें होती है ना, उनकी सोच वालिदैन की तरह होती है, और जो शहरी होते हैं वो बच्चे होते हैं। वालिदैन की जिस तरह बच्चे प्यारे होते हैं, इसी तरह होते हैं, जिम्मेदारी होती है जी। बाज़ औक़ात बच्चे जो हैं वो ये समझते हैं कि हम ठीक कर रहे हैं, लेकिन पेरेंट्स ये समझते हैं कि नहीं, इनका फैसला इनके लिए दुरुस्त नहीं है, इनके अपने हक में बेहतर नहीं है, तो वो सख्तियाँ भी करते हैं। बच्चे समझते हैं कि ज्यादती हो रही है हमारे साथ। एग्जैक्टली ये सब ये हो रहा है। सिंध हुकूमत हो या कोई और सूबाई हुकूमतें हों या वफाकी हुकूमत हो, जो जो सख्तियाँ की हैं उसका मकसद ये है कि हम अपने शहरियों को इस वायरस से बचाएं। बिल्कुल। लेकिन अगर थोड़ी बहुत इजाज़त हमने दी है कि नहीं, एहतियात करेंगे, मोहतात रहेंगे, और जो हिफाजती तदाबीर हैं उसको ये फॉलो करेंगे, ये काम करते रहें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जिस वक्त हमें महसूस किया कि नहीं, चीज़ें बहुत आगे बढ़ गई हैं और एहतियात नहीं हो रही है और केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, तो ये मुमकिन है कि दोबारा शायद पहले से ज़्यादा सख्त लॉकडाउन की तरफ हमें जाना पड़े। ये मजबूरी है हमारी। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया सईद गनी साहब हमारे साथ मौजूद थे और हमें सिंध की और कराची की खास तौर पर सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। गयास की तरफ हम वापस जाएंगे। गयास, ये बताइएगा कि ये जो मार्केट में जो दुकानदार हैं उनकी तरफ से क्या कोई आपसे कोई ऐसी बात हुई? उन्होंने क्या बताया कि क्यों वो इस तरह की जो पाबंदियाँ होनी चाहिए थी वहाँ पर वो इम्प्लीमेंट नहीं कर सक रहे हैं? अवैस, मेरी जो इन दुकानदारों से बात हुई, इनका ये कहना है कि हमारे पास जो दुकानदार है वो मास्क भी लगा रहे थे, दस्ताने भी पहने हुए थे, लेकिन जो लोगों का रश था, उस रश को देखते हुए, उस कैफियत को देखते हुए असिस्टेंट कमिश्नर ने ये कार्रवाई की है। एक पॉजिटिव चीज़ जो हमने देखी कि अतीक मीर, जो कि ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद के चेयरमैन हैं, उनसे मेरी अभी थोड़ी देर पहले बात हुई। उनका ये कहना था कि हम इस कार्रवाई पर हुकूमत के साथ हैं और हम इस बात की यकीन दहानी दोबारा कराते हैं कि हम SOP पर अमल दरामद करेंगे। लेकिन इस वक्त जो कार्रवाई हुई है वो बिल्कुल दुरुस्त कार्रवाई हुई है। 4 मार्केटों के दुकानदारों की जानिब से खिलाफ वर्जी की जा रही थी और जो ख़रीदार वहाँ मौजूद थे उन्हें मुनज़्ज़म नहीं किया जा रहा था, तो इस पर कार्रवाई पे हमें कोई एतराज़ नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। गयासुद्दीन हमारे साथ मौजूद थे और वाकई कार्रवाई होनी चाहिए। जब कार्रवाई होगी तभी शायद ये आवाम जो है उसे शायद कुछ शऊर आए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। रमज़ान और हम में एक मरतबा फिर खुशामदीद। कोरोना वायरस ने लोगों के हुलिये तब्दील कर दिए हैं। वबा के दौरान मास्क ज़रूरी करार दिए गए तो रंगारंग फेस मास्क मार्केट में आ गए। रमज़ान आधे से ज़्यादा गुजर चुका है और ईद में अभी चंद दिन बाकी है। अब इस ईद पर लोगों के कपड़ों में क्या तब्दीली आएगी? क्या लोग नए कपड़े बना रहे हैं, बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, और या बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए? बिल्कुल। और अगर बनाने का इरादा है तो सर अपने आप से पूछ लेंगे क्या बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए। और फिर ये जो मार्केटों में जो रश का मामला चल रहा है कि लोग कपड़े और जूते खरीदने के लिए इस कदर जौक दर जौक मार्केटों में निकले हुए हैं, जम्मे गफीर जलसे लगे हुए थे, ऐसा यही लग रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अब इस हवाले से कोरोना वायरस जाहिर है वो बढ़ जाएगा अगर लोग एहतियात नहीं करेंगे। तो अब ईद का सीजन कितना मुतासिर होगा लोगों के लिए भी, ड्रेस डिजाइनर्स के लिए भी। अब इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के मशहूर फैशन डिजाइनर मुनीब नवाज साहब। अस्सलाम वालेकुम मुनीब। अस्सलाम वालेकुम अवैस, क्या हाल चाल? बिल्कुल ठीक, ज़बरदस्त। आपका ये कुर्ता बड़ा अच्छा लग रहा है और जो जाहिर है डिजाइनर्स एटीट्यूड, डिजाइनर स्टाइल तो नजर आ ही जाता है, फौरन नजर आ जाता है। ये आपकी वो कहते हैं ना, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर। आपके तो आप अपने कपड़े ज्यादा पहनना पसंद करते हैं या आपको बतौर डिजाइनर किसी और के अपने लिए कपड़े ज्यादा पसंद आते हैं? अगर मैं अपने काम में बिलीफ नहीं रखूंगा तो कोई और नहीं रखेगा उसे। मेरा एक्चुअली मैं अपने कपड़े बड़े पसंद है। एक्चुअली मैं बड़ी मेहनत से बनाता हूँ तो मैं बड़े शौक से पहनता हूँ। सही, चलो ये तो अच्छी बात है। अच्छा, अब जो ये जो सीज़न है ईद का या रमज़ान का, जो आखिरी जो अशरा होता है वो एक तरह तो इबादत का अशरा भी होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा हमारे लोग शॉपिंग का भी अशरा बना लेते हैं इसको। ईद की तैयारियां चल रही होती हैं। अब हमने ये देखा कि लॉकडाउन जैसे ही ख़त्म होने की तरफ ज़रा नरम हुआ तो लोग इस कदर ज़्यादा मार्केटों में आ गए और ऐसा लगा कि उन्होंने बिल्कुल भुला दिया है कि कोरोना भी कोई चीज़ थी। इस हवाले से क्या कहेंगे?
यार देखें, ये लॉकडाउन खत्म नहीं हुआ, इसको स्मार्ट लॉकडाउन का लफ्ज कहा गया है। और वो स्मार्ट जो है वो बेसिकली जिसको समझ आई उसको समझ आ गई, जिसको नहीं समझ आई उसने कहा ये स्मार्ट तो फोन होते हैं, मेरे साथ जहां जहां फोन है मैं स्मार्ट हूँ। तो वो सिचुएशन थोड़ी सी आया होगा ये स्मार्ट। हाँ वही बात है ना कि वो लोगों को समझ नहीं आया। बट आई थिंक उसके अंदर 2-3 इसके पहलू हैं जो कि बड़े इंटरमिंगल्ड हैं। और ये ऐसी सिचुएशन है कि इसके अंदर कोई राइट वे नहीं हो सकता। हर किसी ने अपनी जिंदगी से ज्यादा प्यारी किसी को कोई चीज नहीं होती। लेकिन बहुत सारे लोग ना इस वबा से उस तरीके से डर नहीं सके जिस तरीके से उनको डरना चाहिए था। जिस तरीके से इस वबा से डरने का हक है, हम इस वबा का एक वो है, आई थिंक वो है, एक बड़ी जिम्मेदारी है कि हम इससे डरें। बट हैविंग सेड दैट, बहुत सारी अवाम 2 हिस्सों में डिवाइड हो गई थी कि जी मैं डिप्रेस हूं इसकी वजह से, तो मुझे शॉपिंग पे निकलना है क्योंकि मेरे पास पैसे हैं। और दूसरी थी वो डिप्रेस इसलिए क्योंकि उस बेचारे के पास अब नौकरी नहीं रही। नौकरी क्यों नहीं रही? क्योंकि जिसके पास पैसे हैं वो घर से निकल नहीं रहा। सो ये इकोनॉमी को चलाना एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पहलू हो चुका हुआ था गवर्नमेंट के लिए भी और सोसाइटी के लिए भी। तो उसके लिए जो लोग निकले हैं, सबसे पहले तमाम बिजनेसमैन उनके शुक्रगुजार भी हैं। लेकिन उनसे रिक्वेस्ट ये की जाती है कि यार जब आपसे कोई एक रिक्वेस्ट करे एक एम्प्लॉय के सर थोड़ा सा पीछे हो जाए, तो उसको ये ना बोले ओए मैं तेरी दुकान पे कपड़े लेने आया हूँ या आई हूँ, इस तरह ना बोले उनसे। बिकॉज वो बेचारे आपकी भलाई ही चाहते हैं। वो मैंने ये खुद नोटिस किया है कि अगर किसी से रिक्वेस्ट की जाती है ना कि सर ये 2 फुट जरा फासला बढ़ा लें, तो अगर कोई बंदा जगह दे देता है उसकी जगह पे कोई और आके खड़ा हो जाता है। यार ये लाइन बनाने वाला तो वैसे ही निजाम नहीं है ना हमारे यहाँ। वो भी तो एक अलग मुसीबत है कि हमें लाइन बनानी आती नहीं है। हम सिर्फ दुबई एयरपोर्ट पे लाइन बनाते हैं और ऐसी बनाते हैं कि फिर वो तोड़ नहीं सकते। हम ऐसी सीधी लाइन बनाते हैं, जहाँ डंडा होता है वहां लाइन बन जाती है। बहुत सैड बात है हमारे लिए। और मेरे ख्याल से हमारी मेरा लाइट चली गई, सॉरी, बेहतरीन ये भी होना था, वो जनरेटर हो गया। बट चक्कर ये है कि ये वाली चीज समझने के लिए बहुत जरूरी है कि ये जो तालीम के साथ साथ तरबियत, नज़्मो ज़ब्त, यूनिटी, फेथ के बाद डिसिप्लिन की बात जब कायदे आज़म ने की थी ना, तो वो यही बात थी कि अगर हम लोग डिसिप्लिन में नहीं आएंगे ना तो हम लोग आगे नहीं बढ़ सकेंगे। आज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम दुनिया को दिखा दें कि यार हमारे अंदर ये पहलू डिसिप्लिन का है। हम लोग अकल से आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है। डिसिप्लिन होगा तो इंसान कहलाएंगे, डिसिप्लिन नहीं होगा तो फिर तो जानवर होंगे। बिल्कुल। अच्छा आप मुनीब ये बताएं कि अब जो स्मार्ट लोग हैं, जो वाकई जिन्होंने स्मार्टनेस का मुजाहिरा किया है, वो बाहर भी नहीं निकले, दुकानों पे भी नहीं जा रहे, वो क्या कर रहे हैं? उनकी स्मार्टनेस ये है कि वो ऑनलाइन चीजें होने का फायदा उठा रहे हैं। अगर किसी को बहुत ज्यादा कपड़े खरीदने हैं या कोई बहुत जरूरत है तो वो ऑनलाइन मंगा रहा है। अब ऑनलाइन में भी जाहिर है फैशन तो वेरी करता है और मुख्तलिफ ईदों के, मुख्तलिफ सीजन्स के मुख्तलिफ ट्रेंड्स होते हैं। इस दफा आपकी लाइन कौन सी है जो कि लोग देखेंगे ऑनलाइन? हम लोगों ने एक ना मुझे ना इस वक्त ऑनेस्टली स्पीकिंग एक बड़ा ह्यूमन पहलू मेरी जिंदगी में बहुत ज्यादा चल रहा था रादर देन बीइंग अ बिजनेसमैन। तो मैंने अभी ही इनफैक्ट आप लोगों से पहले मेरी एक मीटिंग ही चल रही थी एक फाउंडेशन के साथ, जिसके साथ हम ऐसी डील बना रहे हैं कि हमारे हर कुर्ते की सेल के साथ एक जो है मील टू एन अंडर प्रिविलेज्ड फैमिली जाएगा हर कुर्ते की सेल के साथ। फिर हम लोग एक और बेंच बना रहे हैं कि अगर आप लोगों की परचेज लेट्स अज्यूम 10,000 या 15,000 से ज्यादा होगी तो हर परचेज ऑफ ओवर 15,000 के साथ एक बैग ऑफ राशन will be given to an underprivileged family through one of these foundations as well। तो मैं इस वक्त ना थोड़ा सा उस एंगल से, उस पहलू से चलने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि खाली पैसे मैंने अपने स्मार्ट लोगों को कैप्चर करना है ताकि अंडर प्रिविलेज लोगों तक ये इमदाद पहुंच सके। बिल्कुल, आई थिंक बहुत जरूरी है। बिकॉज देखिए अंडर प्रिविलेज जो है ना वो बाय चॉइस नहीं रहता कोई भी अंडर प्रिविलेज। बिल्कुल, उनको अपॉर्चुनिटीज देंगे, उनको हम मोबिलाइज करेंगे। हमारे मुल्क में बहुत सारी अंडर प्रिविलेज से ज्यादा अंडर अपॉर्चुनिटी वाले लोग भी हैं जिनको हमने मोबिलाइज कर ही नहीं सके, उनको मोटिवेट कर ही नहीं सके कि यार अगर तुम बेहतर करोगे ना अपनी जिंदगी के लिए तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, उन लोगों को पता ही नहीं है। सो इस वक्त बहुत जरूरी है कि हम उनको एजुकेट भी करें कि यार ये काम करने से कोई बुराई नहीं है। उनको लगता है कि पता नहीं क्या हो जाता है। तो इट हैज टू बी वो सिचुएशन ऐसी हमने क्रिएट करनी है जहां पे लोगों को मोबिलाइजेशन से, इकोनॉमिक एक्टिविटी से वो एम्पावर्ड भी फील करें।
बिल्कुल सही है। वही बात है ना कि हमने उन्हें मछली पकड़ना सिखा देना है बजाय इसके कि हम उन्हें मछली दे दें। बिल्कुल बिल्कुल, एग्जैक्टली, दैट्स द पॉइंट। सही। अच्छा ये बताइए कि वो जो आपने डॉक्टर्स के लिए कपड़े और जो गाउन्स बनाना शुरू किए थे वो सिलसिला कहाँ तक पहुंचा, और उसमें फिर क्या आपने कितने डिस्ट्रीब्यूशन हो गई? यार वो मैंने पहले भी आपको बताया था कि वो एक पर्सनल, वो छोटी सी एक चीज थी जो मैंने उसके ना, मैं नंबर्स वाला आदमी इतना नहीं हूँ ना, मैं फाइनेंस अच्छी करता हूँ ना मैं अकाउंटिंग अच्छी करता हूँ, मैं बस दिल वाला थोड़ा सा टाइम काम, हाँ मतलब इन द सेंस कि मैंने जितने कर सका था मैंने कर दिए थे। जिस चीज का फोन आता गया कि जी मुझे ये पहुंचा दें, तो मेरे पास जो पड़े होते थे, वरना अगर मेरे पास डायरेक्टली नहीं भी होते थे तो मैं एक और दोस्त जो बना रहा था मैंने उनके साथ उनको कनेक्ट करवा दिया। मेरी टारगेट इन 50 दिनों में ये रही थी कि मैं किसी को ना करूं, जिस तरीके से भी छोटा मोटा हम हेल्प कर सकें। अभी भी मैं अपनी टीम के साथ भी बैठा हुआ ये कह रहा था कि यार बड़ा जरूरी मेरे लिए पहली चीज ये है कि मैं बेसिक लेवल पे एटलीस्ट अपनी पूरी टीम को सस्टेन कर सकूं फॉर एज लॉन्ग एज पॉसिबल। मे बी इट मे नीड सम कटबैक्स, बट ये कि उसके अंदर नंबर्स पे आना कि यार उसको हमने 200 दिए थे या उसको हमने 2000 दिए थे या उसको हमने 50,000 दिए थे, वो दैट्स नॉट द काइंड ऑफ पर्सन आई एम, दैट्स नॉट द काइंड ऑफ पर्सन आई वुड वांट एनीबॉडी टू बी। बट मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा जो ये नंबर्स भी के साथ बता रहे हैं, आई थिंक दैट्स ग्रेट। The point is, as long as people are motivated to do something good, सब करें, बिल्कुल जितना कर सकते हैं वो अपनी मर्जी से अपनी आप एक किसी को, मेरा रोज का टारगेट ये होता है जब मैं अपने लाइव सेशंस भी कर रहा होता हूँ कि अगर कोई एक बंदा उसके बाद मुझे मैसेज करके बोल देना कि सर थैंक यू, यू हेल्प मी चेंज फॉर द बेटर, मेरी जिंदगी की जीत वहां पे हो जाती है। क्या बात है, बिल्कुल ऐसा ही है। और हम भी इसीलिए आपसे बार बार जब हम पूछते हैं, ये भी पूछते हैं कि कितने फैमिलीज या कितनों को दिया, तो उसका भी मकसद यही होता है कि जो लोग देख रहे हैं वो मोटिवेट हो जाएं, हो सकता है उनके पास इस्तेसात और ज़्यादा हो, वो ज़्यादा कर सकें, तो फिर उनको भी ज़रा एक इनकरेजमेंट मिलती है कि भाई ये कर रहे हैं तो हम क्यों ना करें। अच्छा मुनीब ये बताएं कि ये रमज़ान मुख्तलिफ तो है लेकिन मुश्किल भी है। जो लोग इस्तेतात रखते हैं उनके लिए मुश्किल इस तरह से है कि वो देते हैं फिर थोड़ा हाथ खींचते हैं फिर वो आगे देते हैं, मतलब उनके लिए भी ये है कि वो भी कितना देंगे, एक उनका एस्पेक्ट है। फिर एक वो लोग हैं जो लेने वाले हैं, उनके लिए भी लेना भी बड़ी मुश्किल चीज़ है। आपको अगर कभी अब्बू से भी मांगनी पड़े पॉकेट मनी और वो भी कहे नहीं हर वक्त तुम मांगने आ जाते हो, तो वो भी एक दिल पर एक लग जाती है बात उनकी। तो कोई पराया शख्स आपको आकर दे रहा हो वो एक अलग एस्पेक्ट है। आप और ये रमज़ान इसलिए फिर बड़ा मुश्किल है सबके लिए, लेने वालों के लिए भी और देने वालों के लिए भी। आपने इस रमज़ान से कौन सा एक ऐसा मैसेज है जो शायद आपके साथ जिंदगी भर रहेगा, वो क्या है? आई थिंक अगर आप हिस्टोरिकली रमजान को देखें ना, रमजान बड़े सालों से हमारे लिए कुछ ना कुछ उसमें मुश्किलात आती हैं, और वो मुश्किलात होती ही आपकी फेथ को टेस्ट करने की और आपकी फेथ को स्ट्रेंथन करने के लिए आती हैं। बिकॉज बड़ा जरूरी होता है कि रमजान में जब आप भूखे पेट तो होते हो, बट उस वक्त अगर आपके अंदर एक चीज जो मेरा पर्सनल मैसेज इस रमजान में रहा है वो ये रहा है कि अगर आप काइंडनेस का लफ्ज ना भूलें ना, वो मैंने सीखा ये कि यार आपने देना तो बहुत बड़ी बात होती है, किसी की ये सोचें कि अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे, कि किसी को कुछ मांगना पड़ जाए किसी से, वो किस भारी वजन को उठा के किसी के पास चलता है कि यार मुझे, मेरे पास कोई और चारा नहीं है लेकिन अब मैं आपसे मांगने आ गया हूं, ठीक है। उसके बदले में अगर आप उसके साथ और कुछ नहीं तो काइंडनेस जरूर रखें, उसको ये ना बोलें कि जा, उसको ये ना बोले, उसके साथ बस काइंडनेस का पहलू जो है ना वो रख लें कि यार अगर वो आपको दुआ दे रहा है अल्लाह सर तानू ए दवे तेनू ओ दवे, तो आप कहें अल्लाह आपको भी दे, बस। बिल्कुल सही बात है। अगर आप कुछ दे नहीं सकते, ले नहीं सकते, आप काइंडनेस का कोई खर्चा पानी नहीं है, कोई एक्सपेंस नहीं है, कोई आपने कहीं से लेके नहीं देना, वो आपके दिल के अंदर एक छोटी सी चीज आ सकती है और आप कह दो यार तू ठीक है, या उसको मोटिवेट कर दो कि यार ये जो तू कर रहा है ना ये गलत है, मुझे पक्का यकीन है तू इससे बेहतर कर सकता है या आप इससे बेहतर कर सकते हो। अगर आप उसको सिर्फ चाबी ही देनी है, और वो जो मोटिवेशन कभी कभी होती है ना, वो काइंडनेस एक गलत तरीके से भी मतलब जाती है कभी कभी, मतलब आपको समझाना पड़ता है कि यार ये जो तू मांग रहा है ना, इससे बेहतर है कि तू ये काम कर ले, आजा मेरे साथ, मैं तुझे काम पे लगवा देता हूँ, या काम कर। वो भी काइंडनेस ही होती है बोलने का, बट वो इंटेंशन के ऊपर होती है, और वो इंटेंशन ना मैं आपको सिखा सकता हूँ, मैं आपको समझा सकता हूँ, वो आपके अंदर से ही आनी है, बिकॉज दैट्स व्हाट मेक्स यू अ बेटर ह्यूमन बीइंग।
बिल्कुल सही कहा, वाकई बड़ी खूबसूरत बात की मुनीब साहब आपने, और इसी पर हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे। और वाकई ऐसा ही है, अगर आप मोहब्बत भरी बात ही कर दें किसी से, अगर नहीं आप भी उसको दे इमदाद सकते नहीं कर सकते तो मोहब्बत भरी बात कर दें, उसकी तरफ मुस्कुरा कर देख लें, उसे प्यार से देख लें, समझा दें कि हाँ यार वाकई मुझे तुम्हारी मुश्किलात का अंदाजा है और अल्लाह तुम्हारी मदद फरमाए। क्योंकि बहुत से मिडिल क्लास लोग हैं जो दे रहे हैं, बड़े अरसे से दे रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन को तो अब कितना अरसा हो गया, तो वो देते जा रहे हैं और अब उनके भी हाथ जो हैं वो रुकते हुए नजर आ रहे हैं। वो भी कह रहे हैं कि हमने जितना दिया है हम उतना ही दे सकते थे, हर एक लिमिट तो होती है, लेकिन फिर वही बात है ना कि मुस्कुराहट की और अच्छी बात की कोई लिमिट नहीं होती। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक टू द शो नाजरीन। सस्टेनेबल सोशल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना की वबा के दौरान पाकिस्तान में इस साल जनवरी से मार्च की अगर हम बात करें तो इस दौरान ख़वातीन पर घरेलू तशद्दुद की में 200% इजाफा हुआ है। ख़वातीन पर तशद्दुद हमारे माशरे का एक बड़ा भयानक रुख है, और वैसे तो ये दुनिया में हर तरफ ही ये मामलात हैं कि कहीं डाइवोर्स रेट बहुत ज़्यादा हो गया जब से लॉकडाउन शुरू हुए, कहीं जो है तशद्दुद वायलेंस, डोमेस्टिक वायलेंस बहुत ज़्यादा हो गई। इस्लाम में ख़वातीन पर तशद्दुद के हवाले से क्या तालीमात हैं, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मजहबी स्कॉलर डॉक्टर समिया रहील काजी साहिबा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। रमज़ान मुबारक सबसे पहले आपको। बहुत शुक्रिया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज आपने मुझे भी इनवाइट किए। मैं आप दोनों को सुनती रहती हूँ और माशाल्लाह बहुत अच्छा शो है आपका। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, आज हमारा दिल चाह रहा था कि हम आपको सुने। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अब आप हमें भी थोड़ा सा सुनाएं और ज़रा माशरे को भी थोड़ा सा सुनाई दें आज सही तरीके से कि ये जो इस्लामी तालीमात हैं ये क्या कहती हैं कि ये जो ख़वातीन पर तशद्दुद किया जाता है उस हवाले से क्या वईद है। ये दो तीन दिनों से पहले बीबी खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का वो योम वफ़ात था, फिर बीबी आयशा का था, तो वो मैं उसके ये दो तीन दिनों से मैंने बहुत ज़्यादा इन बीबियों के बारे में पढ़ा और सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुतालिया बहुत इन दिनों में बहुत रहा। मुझे पूरी नबवी तारीख में और पूरी हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में इतनी, यानी एक अरब शायर उनके लिए तंजिया कहते हैं कि जब से मोहम्मद आए हैं इस दुनिया में औरत ही औरत होने लगी है। उनकी जिंदगी में औरत का बड़ा डायनामिक और डोमिनेंट रोल है, लेकिन पूरी सीरत में हमें एक वाक़या भी नहीं नजर आता कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी किसी अहलिया को डांटा हो, अपनी किसी अहलिया को कोई सख्त बात कही हो। सिर्फ मोहब्बत ही मोहब्बत हमें नजर आती है। और मैं समझती हूँ कि जो लोग सुन्नत की पैरवी करने का दावा करते हैं या मुसलमान होने का दावा करते हैं या हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने महबूब नबी का दर्जा रखते हैं, वो कैसे औरत के ऊपर हाथ उठा सकता है। अच्छा समिया साहब, ये भी बताइएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने की कि हमें कहीं पर भी इस्लामी तारीख़ की अगर हम बात करें या सीरत की हम बात करें तो उसमें ये नज़र नहीं आता कि कभी भी उम्महातुल मोमिनीन के साथ ऐसा कोई रवैया रखा गया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से। तो फिर ये मुसलमानों में, या अगर हम अपने माशरे की बात करें तो ये चीज़ कहाँ से आ गई कि हमने ये समझना शुरू कर दिया कि औरत को हम उसके ऊपर जुल्म कर सकते हैं, हम उस पर हाथ उठा सकते हैं, हम उसे गुस्सा कर सकते हैं। ये फिर कहाँ से आ गई बात? देखिए, ये कल्चरल रिवायात और जाहिली मुआशरे की रसूम और रिवाज को हम बिलावजह इस्लाम के साथ नत्थी कर देते हैं। और मैं समझती हूँ कि जो भी दीनी घराने, जो कि मैं अपनी मिसाल देती हूँ, जहाँ पर औरत को, यानी जहाँ पर दीन को सही उसकी रूह के साथ समझा गया हो, वहाँ कभी भी हमने अपने घर में नहीं देखा, ना अपने वालिद को, ना अपने बच्चों को, ना अपने शौहर को, ना अपने भाइयों को, कि कभी ऊंची आवाज में बात की हो हमसे, या कभी किसी चीज पर। देखें, घरेलू नाचाकियां तो होती रहती हैं, लेकिन मैंने आपका ये जो सवाल था, तो ये मैं आज पूरे दिन एक सर्वे करती रही हूँ कि क्या घरेलू तशद्दुद में इजाफा हुआ है या घरेलू नाचाकियों में इस लॉकडाउन में इजाफा हुआ है। देखिए, दो तरह की आरा आ रही हैं। जहाँ पर तो जरा मुआशी खुशहाली है तो वहाँ पर मामलात बड़े सेट हैं, बल्कि फैमिली जो हमारा सेटअप है उसमें ज्यादा मोहब्बतें आई हैं, लोगों को टाइम मिला है अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारने का, तो लोग ज्यादा खुश हैं, बेहतर हैं। लेकिन जहाँ मैंने अपनी मासी से पूछा, अपने काम वाली से,
मैंने कहा मासी क्या हाल है आप लोगों का? तो कहने लगी बाजी जान, जब पेट में रोटी ना हो और भूख लगी हुई हो और पैसे ना हो और मियाँ बीवी एक ही कमरे में बैठे हुए हो तो वो उन्होंने लड़ना नहीं है तो और क्या करना है। बिल्कुल सही, इकोनॉमिक रियलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। अच्छा, ये भी बताइए, ये मुझे बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट लगा और बहुत सारे लोगों ने मुझे ये यानी इंफॉर्मेशन दी। मैंने मुख्तलिफ तबकात की मुख्तलिफ अपने ग्रुप्स में ये सवाल डाला और मुझे यही पता चला कि जी जहाँ पर भी तो खुदा खौफी है और जहाँ पर भी एहसान का एक रवैया जिन घरानों में है। देखिए कुरान करीम हमें दो बातें बताता है घरेलू लाइफ को अच्छा गुजारने के लिए, एक तकवा और एक एहसान, कि एक इंसान अल्लाह से गॉड कॉन्शियसनेस के साथ जिंदगी बसर करे और दूसरा ये कि अपना हक छोड़ के दूसरों को अपने हक से ज्यादा दे, इसको एहसान कहते हैं। तकवा और एहसान फैमिली लाइफ के लिए एक ग़िज़ा की और बुनियादी हैसियत रखती हैं। जहाँ पर ये रवैये हों तकवा और एहसान के, वहाँ तो मामलात अच्छे चल रहे हैं, लेकिन जहाँ पर ये मामलात नहीं है, जहाँ पर दीन की सही समझ नहीं है और जहाँ पर मुआशी परेशानी है तो वहाँ पर ये मामलात जो है ये बिगड़े। एक मुझे बड़ा अच्छा लगा सकलैन मुश्ताक का किसी ने मुझे, जो क्रिकेटर हैं हमारे, कहने लगे इतने खूबसूरत खूबसूरत वाकयात भी हो रहे हैं। वो उनकी छोटी बेटी उनको मेकअप करके और विग लगा के और बैठी हुई है। तो देखें फैमिली लाइफ जिन लोगों के अंदर भी थोड़ा सा एहसान की रविश है, वो मियाँ जाके तो किचन में खाना भी बना रहे हैं और उनका हाथ भी बता रहे हैं। डॉक्टर साहब ये बताएं कि हमारे कुरान मजीद में हर चीज़ की बड़ी ज़बरदस्त वजाहत है, बहुत थॉरली और उसमें एक्सप्लेन किया गया है। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने यह भी फरमाया था कि अगर मैं मुसलमान ना होता तो जिस हद तक कुरान में ख़वातीन के हुकूक और ख़वातीन से मुतल्लिक़ बातों को उजागर किया गया है, मैं ये समझता अगर मैं मुसलमान ना होता और मुझे कुरान का इल्म और शऊर कुरान के बारे में ना होता तो मैं ये समझता शायद ये किसी खातून ने किताब लिखी है अपने हुकूक के हवाले से। तो हम कुरान को क्यों नहीं पढ़ते व्हेन इट कम्स टू ह्यूमन ह्यूमन राइट्स? हम वेस्ट के कौन से कानून को पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट कराने की बात करते हैं, लेकिन हम कुरान को नहीं फॉरवर्ड करते, लोगों के सामने रखते टेबल पे कि भाई इसमें ये लिखा है ख़वातीन के हुकूक के हवाले से। ऐसा क्यों है? देखिए बुनियादी मसला यही है कि हम लोग मुसलमान तो हैं लेकिन इस्लाम हमारी रूह में नहीं बसा। कुरान करीम को हमने एक मुकद्दस किताब की तरह जिंदगी में से बिल्कुल ऊपर ही निकाल दिया है। घर के सबसे ऊंचे ताकचे में उसे रख के खूबसूरत गिलाफों में लपेट के उसे कभी भी खोलने की यानी हमने जरूरत ही नहीं महसूस की। सूरह निसा औरत के बारे में यानी एक बड़ी मुकम्मल सूरत है और उसमें खानदान के इदारे के बारे में देखें, कुरान के बारे में बड़ा वाज़ेह इरशाद है कि खानदान के इदारे का एक सरबराह होगा, ठीक है। अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा, उसमें जो मर्द है वो मुंतजिम है औरतों का और घर घराने का, और लेकिन वही औरत जब साल बाद माँ बन जाती है तो वो शौहर से तो एक दर्जा नीचे है लेकिन वो अपने बच्चे के लिए 3 दर्जे ऊपर चली जाती है। हमने आज तक नहीं देखा किसी आदमी को कि उसने कहा हो कि जी मुझे 4था दर्जा क्यों दे दिया है, और हमने कभी उसे डिस्क्राइब करने की जरूरत ही नहीं महसूस की कि हम वो सही से डिस्क्राइब कर दें कि खानदान के इदारे में बैक वक्त एक ही सरबराह होगा, एक वक्त में शौहर को बीवी के ऊपर फोकियत होगी और एक वक्त में माँ को बाप के ऊपर फोकियत होगी। तो ये जो हुकूक और फराइज का जो यानी ताना बाना है और इसका जो बैलेंस है उसे हमने मलहूज़ खातिर रखना है। इसमें एक छोटी सी कुरान करीम में बड़ी वाज़ेह हिदायत है, वआशिरुहुन्ना बिल मारूफ, कि औरतों के साथ अच्छा सुलूक करना है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया से तशरीफ लेके जा रहे थे, आखिरी जो वसीयत की उसमें भी कहा कि अपनी औरतों के साथ अच्छा सुलूक करना, यानी उनको अपनी बेटियों की, उम्मत की बेटियों की इतनी फिक्र थी कि हम आखिरी वसीयत को बड़ी अहमियत देते हैं अपनी जिंदगी में। जो भी हमारा महबूब होता है हम कहते हैं जी उसने जाते हुए मुझे ये काम हवाले किया था। बिल्कुल। यहाँ पर ये भी तो मसला है ना कि हमारे यहाँ
बहुत सारे मर्द हजरात जो हैं वो कवाम का मतलब ये ले लेते हैं कि अब हमें एब्सोल्यूट अथॉरिटी दे दी गई है, जबकि यहाँ पर ये बात ये भी होती है कि आपके ऊपर मुकम्मल तौर पर जिम्मेदारी भी है उन खवातीन की। आप ही उनके लिए प्रोवाइड करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए आपको करना है, उनके लिए सारे काम आपने ही करने। लेकिन वो ये समझ रहे होते हैं कि बस अब हमारा हुक्म चलेगा, हम हाकिम हो गए हैं, तो हाकिम तो फिर जो चाहे करे, उल्टा हाथ इस्तेमाल करे या सीधा हाथ इस्तेमाल करे या हल्का फुल्का तशद्दुद कर दे। कवाम का मतलब जी हाकिम बिल्कुल हरगिज नहीं है। कवाम का मतलब है मुंतजिम, वो निगरान है हमारा। वो देखिए मोहब्बत और हिफाजत के हिसार हैं औरत के लिए, और औरत इसके अंदर जितनी महफूज होगी उनको बड़ा शफीक होना चाहिए। मर्दों को अल्लाह ताला ने कहा कि इनके साथ अच्छा सुलूक भी करना है और तुमने इनकी हिफाजत भी करनी है। और जो किफालती सिस्टम है इस्लाम का, वो तो हमारे मर्द भूल ही जाते हैं। कवामियत का मतलब तो याद रखते हैं, लेकिन कवामियत के साथ किफालत जो है वो मस्ट है। यानी हमारे लिए इसीलिए मर्दों को डबल हिस्सा इसीलिए दिया गया कि मसलन अपने बाप से मेरे भाई को 50 रुपए मिलते हैं और मुझे 25 रुपए मिले, तो वो 50 रुपए में मेरे भाई को कहा है कि 10 रुपए माँ को देने हैं, 10 बीवी को देने हैं, 10 बेटी को देने हैं, 10 बहन को देने हैं। उसके ऊपर फर्ज है और 10 उसके पास हैं, जबकि मेरे जो 25 हैं वो मेरे ही पास हैं। उसमें मेरे ऊपर कोई फर्ज नहीं है कि मैं उसमें से कुछ। सूरत आपने आखिर में तो ये बात बिल्कुल सम अप कर दी, लेकिन सिर्फ समझ में आने की देर है, लोगों को समझ में आ जाए जरा। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे डॉक्टर समिया साहिबा, आपका बहुत वक्त निकाला आपने हमारे प्रोग्राम के लिए। और आखिर में जाते जाते ये कहेंगे कि हुमैरा कहा करते थे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा को, और प्यार से कहते थे रुखसार लाल रुखसार वाली। तो अपनी बेगमात को निक नेम्स दें, उनसे प्यार करें, बजाय इसके कि उन पर रोब दबदबा डालकर उनको अपनी तरफ से मुतनफ़र करने की। और अगर अभी भी वेस्ट के अंदर अगर कुछ आपका कुछ बाकी है वेस्ट की तरफ से इन्फ्लुएंस, या आप चाह रहे हैं कि वाकई वेस्ट जो है वो बड़ा अच्छा काम कर रहा है, तो सिर्फ स्टेटिस्टिक्स देख लीजिए। ब्राज़ील, जर्मनी, इटली, चाइना और बहुत सारे ममालिक के नाम यहाँ लिखे हुए हैं। ये तमाम वो जगह हैं जहाँ कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से ख़वातीन पर तशद्दुद में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। तो सिर्फ मसला हमारा नहीं है, मसला उन माशरों का भी है जिन्हें हम बहुत ज़्यादा इनलाइटेंड समझते हैं। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक रमज़ान, और हम में एक मरतबा फिर खुशामदीद। नाम किसी भी शख्सियत का बड़ा अहम हिस्सा होता है, और ये बच्चे की पैदाइश के बाद उसके लिए सबसे पहला तोहफ़ा भी होता है। अब ये तोहफ़ा कैसा होना चाहिए, बच्चे का नाम कौन सा रखना चाहिए, और क्या इस्लामी नाम रखना ज़रूरी है, इस्लामी जो नाम होते हैं उनकी तारीफ़ क्या है, और नाम का इंसान की शख्सियत पर कितना और कैसा असर होता है, ये तमाम बातें हम जानेंगे। मज़हबी स्कॉलर राजा ज़िया हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। नाम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, नाम पे लड़ाइयाँ भी बहुत होती हैं। नाम पर लड़का वाले वर्सेस लड़की वाले, हम नाम रखेंगे, दादाजी नाम रखेंगे, नाना जी नाम रखेंगे, किसको रखना चाहिए फिर, तो ये भी एक अहम सवाल हो जाना चाहिए। तो नाम के हवाले से जो दीनी तालीम है वो क्या है? देखिए, सबसे पहले तो ये कि नाम जब भी हम अपने बच्चे का रखने जा रहे होते हैं तो इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि ये पूरी ज़िंदगी के लिए उसके साथ रहेगा। बिल्कुल। बच्चे की पर्सनैलिटी मुज़य्यन हो जाएगी उस नाम के साथ, या अगर नाम सही नहीं रखा गया तो उसके लिए वो बहुत बड़ा एक साइकोलॉजिकल ट्रॉमा भी बन सकता है अगर आपने गलत नाम रखा है उसका, या उसको सारी उम्र उसी नाम से पुकारा जा रहा है। तो नाम जिस तरह हम सोचते हैं कि ना तो बहुत लंबा हो ना बहुत छोटा हो, और कोशिश ये करनी चाहिए कि जो भी हमारे अच्छे लोग गुजरे हैं उनके नामों के ऊपर नाम रखे जा सकते हैं। फिर बाज़ हदीस में ऐसे नाम आते हैं जो अल्लाह ताला को बड़े महबूब हैं। मसलन अब्दुल्ला का जो नाम है ये अल्लाह को बड़ा महबूब है, हदीस में आता है। अब्दुर्रहमान अल्लाह को बहुत नाम महबूब है। याहिया जो नाम है ये अल्लाह ताला ने खुद रखा, अपने नबी का नाम खुद रखा। तो ये वो नाम है जो अल्लाह ताला को बहुत महबूब है। बाकी जितने भी नामों के सामने हम अब्दुल लगा देते हैं ना, अब्दुल रहीम, अब्दुर्रहमान वगैरह, ये नाम सारे के सारे हम कह सकते हैं कि वो हैं जो अल्लाह ताला को बहुत पसंद है, क्योंकि ये अल्लाह और उसके बंदे की आपस में एक रिलेशनशिप को भी शो करते हैं। और दूसरी बात ये कि जो आपका नाम है ना वो आपकी कल्चरल बैकग्राउंड को भी रिप्रेजेंट करता है, आपके रिलीजन को भी रिप्रेजेंट करता है। और जिस बच्चे का नाम भी इस तरीके से रखा जाए तो फिर वो कल को अपने रिलीजियस आइडेंटिटी में बड़ा फ़ख्र महसूस कर सकता है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा नाम किसी बड़ी शख्सियत के पीछे है, या मेरा नाम बड़े खूबसूरत नामों में से एक नाम है। तो ये वो नाम है जो कि हम कहते हैं कि मुस्तहब है रखना, हाईली रिकमेंडेड है कि इन नामों को रखा जाए। जो अच्छे नाम हो, जो अंबिया के नामों में से नाम हो, जो हमारे सहाबा सहाबियात के नामों में से नाम हो, तो ये रिकमेंडेड है कि ऐसे नाम रखे जाएँ ताकि हमारे बच्चे जो हैं वो ना सिर्फ अपने दीन से बल्कि इस्लामी तारीख से भी वाकिफ हो। उसमें एक और वो आ जाता है मसला आजकल लोगों का, नया नहीं है नाम,
फैशनेबल, नया नहीं है ये। हाँ, ये अब ये फिर कैसे पूरा किया जाए उन लोगों का जो डिमांड है उनकी, क्योंकि ज़ाहिर है जो नाम थे सहाबा और सहाबियात के या अंबिया के, वो ज़ाहिर है उस ज़माने में थे। अब नए नामों की फरमाइश पूरी करनी पड़ेगी लोगों की, वो कैसे की जाए? एक तो ये कि सहाबा की लाइफ का मुताला वसी कर दें, क्योंकि हम लोग अक्सर औकात ना वो अशरा मुबशरा से बाहर नहीं निकलते। तो अगर आप वाकई में सहाबा मतलब हंड्रेड्स की तादाद में, ताबीन तबा ताबीन और बड़े इमाम जो हमारे आइमा कराम गुजरे बड़े 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 मतलब तादाद में, अगर आप उनकी सीरतों का मुताला वसी करना शुरू कर दें, आपको एक से एक अच्छा और आइडियल नाम मिल जाएगा। और फिर आपको भी थोड़ा सा तजस्सुस होगा कि भाई इनकी पर्सनैलिटी के बारे में पढ़ा जाए, ये क्या करते थे, इनकी खास बात क्या थी, इनको लोग किस वजह से जानते थे, वगैरह वगैरह। दूसरी बात ये कि नया नाम होने में मसला नहीं है, लेकिन ये देखना चाहिए कि वो सिर्फ नाम बराए फैशन ना हो, मतलब उसके पीछे कुछ मतलब भी हो। अक्सर औकात कुछ मकरू नाम होते हैं जिसमें वो कैसे मसलन या तो ऐसा नाम हो जिसका मतलब जो है ना वो अच्छा ना हो। मसलन के लड़कियों में एक नाम अरबों में रखा करते थे फातिना। फातिना का मतलब था फितना पैदा करने वाली। यानी वो एक बाप जो था ना, अब जाहिर बात है वो माशरा ऐसा कहता कि वो बड़ा फख्र महसूस करता था कि अगर उसकी बेटी जो है वो बड़ी हसीनो जमील बने और वो फितना लोगों को फितने में डाल दे, तो कहता था इसका नाम मैं बच्ची का फातिना रख रहा हूँ। ये अच्छा नाम नहीं है, ये बड़ा इमोरल नाम है अगर रखा जाए। इसी तरह से कुछ नाम थे जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चेंज करवाए। जैसे एक सहाबी थे, उनका ओरिजिनली नाम हर्ब था, जंग। तो आपने उनको कहा कि ये नाम जो है ना ये अच्छा नाम नहीं है, क्योंकि जंग मतलब और ये वायलेंस और ये तशद्दुद, अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर ही रहे थे, ये तशद्दुद और वायलेंस वाला नाम ये अच्छा नाम नहीं है। इसी तरह से अब्दुर्रहमान इब्न औफ जो है कहते हैं मेरा नाम था अब्दुल काबा, के काबा का गुलाम। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कहा काबा का गुलाम नहीं, अब्दुर्रहमान तुम्हारा नाम रखेंगे। तो इसी तरह से जिनके नामों में शिर्क मौजूद था या जिनके नामों का मतलब थोड़ा सा नेगेटिव साइड पे जा रहा है या जिसमें कोई ऐसा एस्पेक्ट आ रहा है जो कि एक इंसान को सूट नहीं करता, इसी तरह से लोगों के नाम जानवरों के नाम रख देने, ठीक है। किसी को कल्ब कह देना जिसका नाम कुत्ता है, इस हिसाब से तो फिर वो शेर के तो नाम के बड़े मीनिंग। हाँ, वो इस एतबार से ठीक है। मतलब जिस तरह हमजा नाम है या असद नाम है या नुमैर नाम है, ये नाम अच्छे हैं क्योंकि ये जो डिग्निफाइड जो आप कहते हैं ना एनिमल्स हैं, फॉर एग्जांपल शेर और चीता, इस किस्म के नाम जो है ये हम दूसरे को कहते हुए भी फख्र महसूस करते हैं कि बड़ा शेर दिल आदमी है। तो अगर किसी को कोई गधा कहेगा तो जाहिर बात है ये उसके लिए तौहीन होगी। तो कोई अगर बेचारा अपने बच्चे का नाम ऐसे कोई गधा या चूहा या बंदर रख देता है तो जाहिर सी बात है ये एक मकरू चीज़ है कि आप उसको अजियत में डाल रहे हैं उस बेचारे बच्चे को। एक और चीज़ है कि हम जब लड़का पैदा होता है तो उसके साथ लोगों की बड़ी ये भी ख्वाहिश होती है कि जो नाम रखें उससे पहले मोहम्मद भी लगाएं। इसके हवाले से कोई तालीमात हैं? कई जगहों पर मैंने कुछ लोगों को ये भी कहते सुना कि जिसके यहाँ लड़का पैदा हो, अब ये मैंने सुना है, मैं इसके बारे में कोई तस्दीक नहीं करी, आपसे इसलिए मैं पूछ रही हूँ कि जिसके यहाँ लड़का पैदा हो, अगर एक से ज़्यादा बेटा हो तो उस पर वाजिब है कि उसके नाम के पहले हिस्से में मोहम्मद आए। सही नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वाजिब नहीं है, लेकिन ये हमारी मोहब्बत है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि मोहम्मद जो है वो दुनिया का सबसे ज़्यादा रखे जाने वाला नाम है। और हमारे मतलब पूरी दुनिया में ये नाम इतना ज़्यादा फैल चुका है कि इवन चाइनीज़ नाम भी इतने मशहूर नहीं है जितना मोहम्मद ये नाम मशहूर है। और अल्लाह ताला ने फरमाया था कुरान मजीद में कि वरफ़ाना लका ज़िक्र, कि हमने आपका नाम को बुलंद कर दिया, आपके जिक्र को बुलंद कर दिया। तो ये अगर इंसान मोहब्बत में रख देता है तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कोई मसला नहीं है, बल्कि अहमद भी होता है, मोहम्मद है या अहमद है तो अच्छी बात है, ये नाम रख देना चाहिए। लेकिन फिर इसके साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि जिस ज़ात के साथ आपने अपने आप को मुंसलिक किया हुआ ना उसकी अब लाज रखनी है आपने। अब सोचिए कि एक इंसान का नाम मोहम्मद है या उसका नाम अहमद है और वो मार्केट में फिर रहा है और आवारा गर्दियां कर रहा है या फजूल काम कर रहा है, तो ये फिर नबी की शान में गुस्ताखी के जुमरे में आ जाएगा। ये फिर जिम्मेदारी तो वैसे हम सब की है ना, क्योंकि हमारी निस्बत तो उन्हीं से जाकर जुड़ती है, वो जो दीन है हमारा वो तो हमें उन्हीं से जोड़ता है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सबकी है। लेकिन उस नाम पर फिर नाम रखने वालों की भी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो तो बच्चा पैदा हुआ है ना, उसको तो नहीं अब आपको पता कि वो कैसा होगा, लेकिन आपने अगर नाम रख दिया उसका मोहम्मद तो फिर आप उसकी तरबियत का पूरा बंदोबस्त करें कि जिस नाम के साथ आपने उसको मुंसलिक किया है। इसी तरह से बाकी अंबिया, दीगर अंबिया के नाम भी जो हैं वो भी हमारे लिए बहुत ही यानी काबिले मतलब तारीफ भी हैं, और इस एतबार से भी कि हम उनके ऊपर बहुत यानी एतबार भी करते हैं और उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। तो इसी तरह से जब भी बच्चों का नाम अंबिया के नामों से रखा जाए, रखें, ज़रूर रखें, ताकि उनको भी पता चले कि मेरा नाम असल में किस लिनिएज और किस हिस्ट्री से आ रहा है, ताकि वो उसको ओन अप करें इंशाल्लाह। अच्छा, अब नामों का असर कितना होता है इंसान की शख्सियत पर, और क्या नाम तब्दील कर देने से कोई इंसान की शख्सियत में फ़र्क पड़ता है? देखिए, इस सवाल की मैं दो एस्पेक्ट्स लूँगा। एक तो है कि असर पड़ता है जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स है। फॉर एग्जांपल, जाहिर सी बात है अगर किसी का नाम आपने अच्छा नाम रखा है, उसकी जब पर्सनैलिटी डेवलप होगी, नाम उसका एक बहुत सेंट्रल कैरेक्टरिस्टिक है उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का। सारी उम्र वो एक नाम से पुकारा जा रहा है, लोग उसको एक नाम से बुला रहे हैं, जाहिर बात है उसकी जहनीत पे इसका असर पड़ेगा। एज अपोज टू उसका नाम अगर बुरा नाम रखा होता तो वो सारी ज़िंदगी बेचारा मजलूम सा महसूस करता। लेकिन कुछ लोग इसको ना ज़रा ज़्यादा एक्सट्रीम पे ले जाते हैं, वो प्रॉपर नंबरिंग शंबरिंग शुरू कर देते हैं,
फिर जायचे बनाते हैं, फिर कहते हैं होता है बड़ा कि जी ये नाम का असर जो है ना आपकी जिंदगी में हालात खराब हो जाएंगे, या इस अल्फाबेट से नाम रखें, हाँ, इस अल्फाबेट से नाम रखेंगे इसका तो कोई ऐसा दीन में कोई हमारा ऐसी कोई बात नहीं है कि जहाँ पे नाम का जो है असर आपके फ्यूचर के ऊपर यूं पड़ना शुरू कर दे कि रिज्क में तंगी हो जाएगी अगर ये नाम रखा, या खुदा न खास्ता बीमारियां लग जाएंगी अगर ये नाम रखा, या कोई और मुसीबत में इंसान पड़ जाएगा। और वो भी ऐसे नाम के किसी का नाम रखा जा रहा है, यानी नूह रखा जा रहा है या किसी का नाम ईसा रखा जा रहा है, तो नहीं जी ये नाम ना रखें क्योंकि इसमें फिर आगे मुसीबतें बहुत ज्यादा आएंगी। तो ऐसी बात कुछ नहीं है। भारी होने वाली टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है, भारी और हल्का भी, बड़ा भारी है इस छोटे से बच्चे के लिए। जी नहीं, ऐसा भी कुछ भी ऐसी बात नहीं है कि कोई नाम भारी है या भारी नहीं है। जो मैंने आपको फ़र्क बता दिया वो ये कि सिर्फ कोई शिरकिया नाम ना हो, ऐसा नाम ना हो जिसका मतलब बुरा हो। बाकी जिस तरह से हम लोगों ने अंबिया के नाम हैं या सहाबा ताबीन के नाम है, रखे जा सकते हैं। नामों की निस्बत हो सकती है, मिसाल के तौर पे लोग जुल्फिकार नाम रख लेते हैं, अब जुल्फिकार की निस्बत है हजरत अली की तलवार से, तो क्या ये भी ठीक है? ठीक है, मुनासिब है। मतलब कोई भी चीज़ जो कि एक अच्छी चीज़ है या उस पर नाम रखा जा सकता है। और जनरली अगर ये इस तरह के इस्लामी नाम, जिसको कोट एंड कोट इस्लामी नाम कह सकते हैं, ये नाम ना भी हों तो कोई वैसे भी नाम रखा जा सकता है। जैसे कि अगर आपके फॉर एग्जांपल केपी के साइड में पश्तो में नाम रखे जाते हैं, किसी का नाम का पश्तो का जो वर्ड है उसको वो रख तो ठीक है, खूबसूरत, कोई मसला नहीं। इसी तरह अगर टर्की का आजकल आपको पता है वो वैसे भी क्रेज है, रख देना। हाँ, तो अगर किसी ने किसी टर्किश पर्सनैलिटी के ऊपर या टर्किश किसी वर्ड का मीनिंग रख दिया है तो वो भी ठीक है, इसमें आपका वो नया मतलब भी आ जाएगा, वो जो आप नया नाम चाहते थे। और लेकिन ये देखें कि उसका मीनिंग अच्छा हो। तो यानी कि लैंग्वेज बैरियर नहीं है यहाँ पर जी, यहाँ पर जो है वो कल्चरल बैरियर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मतलब जो है वो हमें देखना है। अच्छा, अब उसमें एक और चीज़ भी आ जाती है कि जैसे मिसाल के तौर पर हम बात करते हैं कि क्रिश्चियंस जो है उन्होंने नाम रखा है कि जी जेकब। अब जेकब जो है वो हमारे यहाँ पर ट्रांसलेट होता है याकूब में, अच्छा, या पीटर है, पीटर मुझे नहीं पता किस पे ट्रांसलेट होता है, डेविड दाऊद पे हो जाएगा, डेविड दाऊद पर होता है। इस तरीके से ये है, ये उनकी लैंग्वेज में इस तरीके से आ रहा है, हमारी लैंग्वेज में इस तरीके से आ रहा है। तो वो अगर कोई इख्तियार कर ले तो क्या उसकी जो जिसे आप कहते हैं कि शबाहत उनमें मिलना शुरू होती है जिसके बारे में मना किया गया है? ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है, क्योंकि निक नेम्स में बहुत ज्यादा होता है। मतलब आदम बहुत हमने सुना है, वो लोग एडम एडम कहने लग जाते हैं, स्कूल में भी बच्चे एडम और टीचर्स भी एडम। नहीं, ये बिल्कुल सही बात आपने कही है। ये एक्चुअली इस तरह के नाम रखना मकरू होगा। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ क्यों। देखिए, एक तो है कि अंबिया का नाम बिगाड़ना जो उनका नाम नहीं था। अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान मजीद में कह रहे हैं कि उनका नाम याकूब था, उनका नाम जेकब नहीं था, उनका नाम ईसा था, जीसस नहीं था, उनका नाम यूसुफ था, जो नहीं था, जोसेफ को वो जो कहते हैं ना। अब कोई बंदा नाम उसका यूसुफ है, उसको आप जो कह के बुला रहे हैं, तो अब तो लग तो ये रहा कि कोई अंग्रेज है, कोई नॉन मुस्लिम है, हालांकि नाम उसका यूसुफ था। तो ऐसे नाम रखना मकरू है। लैंग्वेज का डिफरेंस नहीं है कि वहाँ उस लैंग्वेज में जो है वो, या हम फॉर एग्जांपल कोई बंदा बाहर रहता है, देखिए मैं आपको घर वाले उसको आदम कहते हैं, बाहर उनकी जबान से प्रोनाउंसिएशन नहीं हो रही, वो तो कॉलेज वाले वो एडम कहते हैं, वो चलेगा। देखिए, एक तो बात ये कि जिस तरह हमें पता ना कि ईसा अलैहिस्सलाम ने वापस आना है, ठीक है? ईसा अलैहिस्सलाम जब वापस आएंगे ना तो लोग अगर उनको कहें ना जीसस जीसस, ईसा अलैहिस्सलाम मुड़ के नहीं देखेंगे आपको, क्योंकि ये उनका नाम ही नहीं है, ठीक है? अब मेरा नाम ज़िया है, अब मुझे कोई बंदा किसी और नाम से पुकारना शुरू कर दे, मेरे नाम के आगे जे लगा के कुछ और उसका नाम बना दे, तो मुझे ये 1000 दफ़ा बोलता रहे, मुझे तो नहीं पता ये मेरा नाम बुलाया जा रहा है। तो इसलिए अंबिया के नाम जो है वो जैसे अल्लाह ताला ने बताए ये वही है। तो इसलिए मैंने कहा कि ये बेहतर नहीं है, स्टैंडर्ड कुरान है कि कुरान है। दूसरी बात ये कि जिस तरह नाम आपने जिक्र किया पीटर, अब पीटर जो है ना ये उनके सेंट हैं, ठीक है? तो इनके नाम आप नहीं रख सकते। जिस तरह इसी को रशियन में बूतरस कहते हैं, ठीक है? वो बूतरस गाली भी है, तो वो बूतरस असल में जो है ना वो पीटर की एक टेढ़ी, मजीद टेढ़ी हुई भी शक्ल है। तो ये नाम जो है उनके जो सेंट्स हैं, ठीक है, उनके सेंट्स के नाम रखना ये बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। तो इसलिए वो तो बिल्कुल नहीं। हाँ, जहाँ अंबिया के नाम वो इख्तियार करते हैं तो उसमें थोड़ी सी गुंजाइश है, चलो अच्छी बात है आपने अंबिया के नाम पे रखा, लेकिन हम कहते हैं कि बराए मेहरबानी उसका तलफ़्फ़ुज़ ज़रा बेहतर कर दें कि जैसा उनका असली नाम था वही नाम से बच्चों को। ये जो लोग नाम रख के तब्दील करते हैं, रख लिया, फिर उन्हें किसी ने मशवरा दे दिया कि नहीं भाई ये तो मामला सही नहीं है, ये भारी होगा या कुछ मसाइल होगा, तो फिर ये अमल सही है? देखिए, ये सिर्फ किसी कंडीशन में जायज़ होगा। देखिए, अगर तो हो गया ना तो अब तो बस रखें, अब मतलब अब, लेकिन जब कोई बंदा इस प्रोसेस में गुजर रहा हो कि जहाँ पे उसको इस बात पे उकसाया जा रहा है कि जी आप नाम बदलें और आप करें, तो उस टाइम पे मैं कहता हूँ आपको नहीं करना चाहिए, अनलेस कि वो उसके पीछे एक रीज़न ये बताएं कि आपके नाम का मतलब ही गलत है, मतलब अच्छा नहीं है, मतलब इसका बुरा है, या उसका मतलब कोई शैतानी किस्म का मतलब है, या वो कोई ऐसा मुशरिकाना किस्म का नाम है जो आप रखने जा रहे हैं, तो वो मत रखें। तो इस एतबार तक तो ठीक है, लेकिन अगर अब नाम बदला गया है और मतलब भी कोई बुरा मतलब नहीं है, ठीक है, तो ठीक है इंशाल्लाह।
अच्छा, आप जबान में अगर फॉर एग्जांपल हमारी अरबिक या उर्दू में एक चीज़ और एक नाम का मतलब बड़ा पॉजिटिव है, बड़ा ज़बरदस्त है, किसी और जबान में, हिंदी में, टर्किश में, ग्रीक में उसका मतलब बिल्कुल ही गलत है और बहुत ही अब हम नहीं जानते, तो फिर ऐसी सूरत हाल में क्या करेंगे अपना भाई, हमें तो अपना ही पता है। या अगर आपको पता भी लग जाए कि भाई आपके नाम का मतलब तो फलानी जबान में ऐसा ऐसा है, तो फिर आप क्या करें? देखिए, अब जो आपका नाम है वो तो नहीं, देखिए हम लोग अभी तमाम मुल्कों की ज़बानों का जानना, उसके अंदर फिर नाम तलाश करना, ये काइंड ऑफ इम्पॉसिबल हो जाएगा। अगर इतना बड़ा बोझ लोगों पे डाला जाए तो मेरे ख्याल है ये करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हाँ, नाम रखना ही मुश्किल। हाँ, नाम रखना मेरे ख्याल है किसी नाम को भी कोई मतलब निकल सकता है। बुजुर्ग हो जाएंगे वो और उनके नाम तलाश हो रहे होंगे, वो फिर ABCD करना पड़ेगा। तो लेकिन ये कि फिर इसी एतबार से मैं कहता हूँ कि आप कोशिश करें जहाँ तक आपके लिए पॉसिबल हो कि कोई ऐसा नाम हो जहाँ पे कोई ब्लेटेंटली क्लियर मतलब ऐसा किसी और जुबान में ना हो। बहरहाल गलती से कोई हो जाए तो कोई मसला नहीं, आप अपने नाम के ऊपर ही रहें इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे राजा साहब, आपने वक्त निकाला और जितने लोगों ने नाम रखने हैं आने वाले दिनों में बच्चों के, उनके लिए हमने बड़ा मजे का सेगमेंट किया और मुझे भी बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि बहुत सारी चीज़ें हैं मुख्तलिफ। हमारे यहाँ बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम कब से सुनते हुए आ रहे होते हैं और उनमें कोई हकीकत नहीं होती। बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन ये कि फिर वो फिर चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, ज़रा कॉन्सेप्ट हमारे भी क्लियर हो जाते हैं, हमारी भी लर्निंग हो रही है, हमारी भी लर्निंग और आप लोगों की भी लर्निंग है। तो बस यही रूल है कि उस नाम का मतलब अच्छा होना चाहिए, उसकी हिस्ट्री अच्छी होनी चाहिए और वो किसी अच्छी पर्सनैलिटी या अच्छी शख्सियत, अच्छी चीज़ से मुंसलिक होना चाहिए। तो बस फिर उसके अंदर कोई कबाहत नहीं है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक रमज़ान और हम में एक मरतबा फिर खुशामदीद। हुकूमत की तरफ से लॉकडाउन में नरमी के ऐलान के बाद गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 2200 नए केसेस सामने आए हैं, जिसके बाद कोरोना वायरस से मुतासरीन की जो मजमूई तादाद है वो 35,000 से बढ़ गई है और इस वायरस से 753 अफराद जाँ भाग हुए हैं, जबकि 8,812 अफराद इस वायरस से सेहतियाब भी हुए हैं। पाकिस्तान में तकरीबन 3,18,000 के करीब कोरोना टेस्ट किए गए हैं। अब पाकिस्तान में इस वक्त कोरोना से सूरत हाल क्या है? क्या हुकूमत का लॉकडाउन नरम करने का फैसला दुरुस्त है? क्या पाकिस्तान में कोरोना का पीक आ चुका है या अभी आना बाकी है? और कोरोना की ये वबा कब तक हमारे साथ रहेगी? इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर से डॉक्टर सईद अख्तर साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर सईद साहब। जी वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो हमने पिछले 24 घंटों के दौरान 2200 से ज़ायद केसेस देखे हैं, ये हमारा नंबर जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर बढ़ता जा रहा है। अब इसकी वजह क्या है? क्या ये ग्लोबली ये फिनोमिना ऐसा ही है या फिर जो लॉकडाउन में हमने नरमी की है उसकी वजह से ये केसेस ज़्यादा होते जा रहे हैं या फिर टेस्टिंग बढ़ने की वजह से ये हो रहा है? नहीं, देखिए, ये जो है ये तो अपना नेचुरल कर्व को फॉलो कर रहा है और इसका भी लॉकडाउन में नरमी से कोई ताल्लुक नहीं है। लॉकडाउन से नरमी में जो बढ़ने के केसेस हैं वो आज से 7 से 10 दिन के बाद आप एक और सडन पीक देखेंगे। देखिए, इसमें हमारा जो शुरू दिन से ये मद्दे नज़र रहा है कि दुनिया में जिस तरह से इस वायरस को स्टडी किया गया है, हमारे पास अभी सारी इंफॉर्मेशन है नहीं, इसके बायोलॉजिकल बिहेवियर को हम जानते नहीं, लेकिन जो थोड़ा बहुत हमें पता है उसमें एक बात बड़ी क्लियर है कि जिन कौमों ने इस पर काबू पाया वो बड़ा स्ट्रिक्ट फॉर्म ऑफ लॉकडाउन करके इसको कंट्रोल करने की कोशिश की। उसमें दूसरी आस्पेक्ट ये भी थी कि जो कौमें महज़िब कौमें हैं, डिसिप्लिन कौमें हैं, उन्होंने खुद ने अपने आप को सेल्फ आइसोलेट किया। तो आइडिया ये है कि इसका चूँकि और कोई इलाज नहीं है तो वाहिद इसका वे आउट स्ट्रिक्ट आइसोलेशन है, जो कि लॉकडाउन से ही मुमकिन है। अब गवर्नमेंट ने मेरी नज़र में ये कोई अच्छा स्टेप नहीं है कि जब ग्राफ अपने पीक की तरफ जा रहा है तो उस वक्त लॉकडाउन खोल दिया जाए, बिकॉज आमतौर पर जब लॉकडाउन खोलने का जो इंटरनेशनल रिकग्नाइज क्राइटेरिया जो WHO ने भी दिया है और जो दूसरे मुल्क भी फॉलो कर रहे हैं, वो ये है कि जब ग्राफ अपनी पीक तक पहुंच जाता है फिर वो प्लेटू करता है, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे आना शुरू करता है। जब वो तकरीबन अपना 2/3 ऑफ द रास्ता क्रॉस कर लेता है नीचे की तरफ डायरेक्शन में, तो दैट्स द टाइम व्हेन यू स्टार्ट टू ईज थिंग्स, और वो भी बड़े ग्रेजुएटेड फॉर्म में कि खुदा न खास्ता अगर कोई चीज़ हो तो आप उसको एकदम पुल बैक कर सकें। तो हमारा ये डॉक्टर साहब, हम ये कह सकते हैं कि हम प्रीमेच्योरली लॉकडाउन की तरफ चले गए थे, जब केसेस बहुत ही ज्यादा कम थे, मैनेजेबल थे, तो हमने पूरे मुल्क को लॉकडाउन कर दिया था। प्रीमेच्योर था वो आपके ख्याल में? नहीं 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 नहीं, मैं तो कह रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक था, बल्कि मैं कह रहा हूँ वो स्ट्रिक्ट होना चाहिए था। अभी जो लॉकडाउन का खोलना है ये बहुत प्रीमेच्योर है, बिकॉज इसके खुलने की वजह से जो अभी आप केसेस देख रहे हैं ये वही नेचुरल कर्व को फॉलो कर रहे हैं, और जैसे दूसरी कौमों का ग्राफ ऊपर जाके फिर ऐसे ऐसे नीचे आता है,
हमारा ग्राफ और वर्टिकल हो गया इसकी ये आजकल के ज़माने में। और ये जो इसके खोलने का जो इम्पैक्ट आएगा वो आएगा आज से 7 से 10 दिन के बाद, जिसमें आप देखेंगे कि अगर आज 2200 हो रहे हैं तो खोलने की वजह से जो बहुत ज़्यादा मिक्सिंग और मिंगलिंग होगी लोगों की, क्योंकि ये वायरस कॉन्टेक्ट के जरिए फैलता है, एक दूसरे से मिलने जुलने से फैलता है, तो उस वक्त फिर ये नंबर्स बहुत कैटास्ट्रोफिकली हाई हो सकते हैं, जिसके कि हम कॉन्स्टेंटली तमाम डॉक्टर कम्युनिटी कॉन्स्टेंटली इसकी मुखालफत करती रहेगी। सही। अच्छा, अब इसमें भी फिर वही कैच 22 वाली सिचुएशन आ जाती है ना कि अगर हम लॉकडाउन रखें तो लोग भूख से मर रहे हैं, ना रखें लॉकडाउन तो फिर ये हाल हो जाती है। और फिर लोगों के अपने अंदर शायद अवेयरनेस है नहीं कि उन्होंने अपने आप को किस तरह कंट्रोल करना है। अब ईद के कपड़े लेना जो है वो लोगों के लिए इतना ज़रूरी मसला हो गया है कि लगता है कि वो उसके बगैर मर जाएंगे शायद अगर ईद के नए कपड़े उन्होंने ना बनाए। तो अब ऐसी ट्रिकी सिचुएशन में क्या बेहतर पॉसिबल ऑप्शन क्या है हमारे पास? देखिए, ये इसका जवाब बड़ा मुश्किल है और गवर्नमेंट के लिए भी बड़ा मुश्किल है डिसीजन मेकिंग करना। लेकिन मैं बड़ा कैटेगोरिकली एक बात तो कहना चाहता हूँ कि ये ईद कोई हमारी आखिरी ईद नहीं है। ये ईदें आएंगी। गॉड से अपने लव्ड वन की सेफ्टी को ईद की शॉपिंग की वजह से कंप्रोमाइज ना करें। भूख को तो मैं चले एक सेकंड के लिए एक्सेप्ट कर सकता हूँ, बेरोजगारी को मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ कि बंदा मर जाएगा अगर उसने बाहर निकल के, लेकिन ये जो मैं मेरे पास कोई पोलाइट वर्ड नहीं है इसके लिए, लेकिन ये इंतहाई नामाकूल गैर जिम्मेदार बिहेवियर जो हम दिखा रहे हैं कि लोग खबे से खबा चल रहा है और ज़बरदस्त तरीके से ईद की शॉपिंग हो रही है। लेकिन देखिए, मैं बहुत दफ़ा ये बात कह चुका हूँ कि स्टेट जो है वो माँ की तरह होती है। माँ का काम अपने सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करना है। अगर वो शराफत से नहीं बाज आते तो ये माँ का ही काम है, स्टेट का काम है कि वो फिर अपनी पावर असर्ट करती है, लॉकडाउन कराती है, उसको इन्फोर्स करती है। तो मुझे डर ये है, अच्छा फिर इसमें ये कि हमने खोल दिया तो इतनी मिक्सिंग होगी कि फिर सडनली जो हमने लॉकडाउन का जो हम फल रीप कर रहे थे वो हमारे लिए मीनिंगलेस हो जाएगा कि इतने ज़्यादा केसेस होंगे कि वो हमारे लिए कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएंगे। तो इसीलिए हमारा कॉन्स्टेंटली डे 1 से ये स्टैंस रहा है कि बहुत शुरू में ही अर्ली लॉकडाउन करना चाहिए था, जो उन्होंने सिंध ने किया, वफाक ने भी बड़ा हाफ हार्टेड इसको फॉलो करने की कोशिश की। वो भी लॉकडाउन को मैं तो टेक्निकली लॉकडाउन मानते ही नहीं, लेकिन बात चले एक थोड़ा बहुत लॉकडाउन था जिसकी वजह से फिर भी कुछ बचत हो गई हमारी। अब ये लॉकडाउन में नरमी हुई है, इससे तो बिल्कुल कैटास्ट्रोफिकली बैड रिजल्ट्स निकलेंगे। अब जब आपका आर्गुमेंट ये अगर हम प्रैक्टिकल एक रियलिटी की तरफ आ जाएं कि अब जब लॉकडाउन बहुत ईज हो गया है और लोगों में बहुत हद तक मतलब मिक्सिंग हो गई है, तो अब इसके बाद जो केसेस सामने आएंगे, आपके ख्याल में जो हमारे पास पाकिस्तान के सरकारी अस्पतालों में और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो वेंटिलेटर्स की तादाद है वो इनको केटर कर पाएगी, जो भी अब केसेस अब सामने आएंगे लॉकडाउन होने के बाद? हमें अल्लाह से पनाह मांगनी चाहिए और मैं समझता हूँ कि हमें दुआ करनी चाहिए कि ऐसा ना हो। लेकिन मेडिकली स्पीकिंग मैं समझता हूँ कि वो जो नंबर ऑफ केसेस आज भी आप देखिए ना कि जो नंबर ऑफ केसेस हो रहे हैं, कहाँ तो 5 और 10 और 15 और 20 और फिर अब हम हजारों की बात करें अ डे। तो यही होना था एपिडेमिक्स का। ये कोई हम व्हील को रीइन्वेंट करने की कोशिश नहीं करे। दुनिया में जब भी कभी एपिडेमिक्स होती हैं, अपने अप स्ट्रोक के दौरान मैक्सिमम हिफाजत की जाती है। हमने ना उस वक्त लॉकडाउन को सख्त किया। अगर देखें शुरू में भी लॉकडाउन बहुत सख्त होता है ना, तो ये डिजीज स्प्रेड ही नहीं हो पाती। वहीं पे अपने अपने कंटेन में 14 दिन में उसका साइकिल होता है, 14 दिन में वो मर जाती, डिजीज बढ़ जाती है और जो बीमार होने थे वो बीमार होकर अस्पताल आ जाते। तो लेकिन वो अपॉर्चुनिटी हमने गंवा दी बहुत लूज लॉकडाउन करके, तापमान पे ना कंट्रोल करके। लेकिन वो माजी की बात है। अब जो मैं जिस चीज को समझता हूँ, आपका जो पहला क्वेश्चन था ना कि क्या लोग भूख से मर जाएं, देखिए मैं कहता हूँ कि इंसान अगर जिंदा है तो फिर भूख सेकेंडरी इशू है। जब ये 1929 में अमेरिका में ग्रेट डिप्रेशन आया तो लोग कई दिन खाना नहीं खाते थे, बट दे सर्वाइव्ड। इंसान में अल्लाह ने इतना रेजिलियंस रखा है। लेकिन हमारे यहाँ तो ये एक कॉम्बिनेशन ऑफ गैर जिम्मेदारी, केयरलेसनेस, केयरलेसनेस, स्टेट की तरफ से कोई पूछने वाला नहीं है, कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है। अगर लोग जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं करते, अगर आप गलत साइड पे ट्रैफिक चला रहे हैं तो क्या आप स्टेट आपको रोकेगी नहीं? अगर एक आदमी बाहर निकल के और बंदूक से लोगों को मार रहा है तो क्या स्टेट उसको रोकेगी नहीं? ये बिल्कुल उसी से मिलते जुलते सिचुएशन इस वक्त है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक और आखिरी चीज़ सिर्फ ये बताइए कि बहुत सारी ऐसी भी मतलब मैसेजेस और इंटरनेट पर इस तरह की डिटेल्स अवेलेबल हैं बहुत सारे लोगों की तरफ से कि भाई हमें तो मुख्तलिफ जगहों से अनाउंसमेंट मिल रही हैं कि इस मुल्क में इस तारीख को यहाँ पर जो है वो वबा कम होना शुरू हो जाएगी और इस महीने में ख़त्म हो जाएगी। पाकिस्तान के हवाले से भी कुछ ऐसे ही नंबर्स आ रहे हैं कि जून में जो है वो कम हो जाएगा, सितंबर तक बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो ये देखें, ये तो फिर इसका मतलब है कोई
क्राफ्टेड कोई चीज़ है, ये अभी जो है ना वो हम इस पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं है। तो इस हवाले से क्या कहेंगे? नहीं, दैट्स नॉट ट्रू, ऐसी बात नहीं। देखिए मैं आपको बताता हूँ, हर वायरस का और हर बैक्टीरिया का एक बायोलॉजिकल बिहेवियर होता है। इस वायरस के बारे में हम बहुत अच्छा जानते नहीं है, लेकिन हम इसको स्टडी कर रहे हैं। उससे ये अंदाजा होता है कि 3 से 4 महीने ये लगाता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसकी पीक टूटती है और ये नीचे आना शुरू होता है। यही चीज़ हमने चाइना में देखी, सिंगापुर में देखी, वुहान में देखी, फिर अमेरिका में देखी, फिर अब यूरोप और अमेरिका में भी इसकी पीक। तो पाकिस्तान में मैं समझता हूँ कि दोबारा हो रही है, चाइना में दोबारा मैं उस पर बात हूँ, लेकिन मैं पहली वेव की बात कर रहा हूँ। तो ये वो इसका जो बायोलॉजिकल बिहेवियर में हमारा जो पाकिस्तान के साइंटिस्ट हैं और जो मेडिकल कम्युनिटी के लोग हैं, हमारा ख्याल ये था कि अगर आप इसको 4 से 6 हफ्ते लॉकडाउन को मजीद सख्त कर लेते, मीनिंग बाय एंड ऑफ मे बी अर्ली जून, तो हम इसकी कमर तोड़ देते और ये इसको नीचे आना शुरू हो जाता। अच्छा, ये तो एक बात होगी। अब आ गई ये सेकंड वेव की बात करें, तो जैसे मैंने पहले ये बात कही कि हमें चूंकि इस वायरस के बायोलॉजिकल बिहेवियर का नहीं पता, तो कोई बईद नहीं कि सेकंड वेव आए और सेकंड वेव पहली वेव से भी सख्त हो। अगर आप 1918 का जो स्पेनिश फ्लू देखें तो पहली वेव बहुत छोटी सी थी, ऐसी आई और लोग ने खुशियां होके और सारी अपनी हिफाजती इकदाम, और फिर जो सेकंड वेव आई वो बहुत वाइड वेव थी जिसने मेजॉरिटी लोगों को मार दिया, और फिर 3 वेव्स में वो आया था। तो ये जितने भी चीजें हैं इसके बारे में देखिए बहुत क्लियरली समझ लें कि बदकिस्मती से ये एक ऐसी चीज है जिसके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं है। वी डोंट नो अबाउट इट, वी डोंट नो द बायोलॉजिकल बिहेवियर, वी हैव नो मेडिसिन्स। तो बस फिर एहतियात पर ही आकर हम सब रुक जाएंगे कि एहतियात ही जो है इसका फाइनल सोल्यूशन है, क्योंकि ना दवाई है, ना कोई वैक्सीन है और ना कोई और हरबा है जिससे हम इसको शिकस्त दे सकेंगे। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे डॉक्टर साहब, आपने वक्त निकाला और बड़ा एप्टली एक्सप्लेन किया कि भाई इसकी एक वेव भी आ सकती है, दूसरी भी आ सकती है और तीसरी भी आ सकती है। एहतियात ही सिर्फ इसका वाहिद हल है। बिल्कुल। हमें जाना है एक छोटी सी ब्रेक पर। ब्रेक के बाद जब दोबारा वापस आएंगे तो फिर ज़रा कुछ कुकिंग की बात हो जाएगी। ब्रेक के बाद वेलकम बैक टू द शो नाजरीन। वक्त हुआ है अब वो जो खाने और पकवान तैयार होते हैं हमारे शो पे, आप लोगों के लिए भी और हम दोनों को भी तड़पाने और तरसाने के लिए आयशा हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और अफ्तार की तैयारी कर रहे होंगे। जी आयशा, बड़ी आज आप खुश नजर आ रही हैं, क्या ऐसा बना रही हैं? मैं तो हमेशा खुश रहती हूँ। आज इतनी फरमाइश आ रही थी ना लोगों की कि इटालियन खाना, क्योंकि हमारे लोगों का ना मेरे ख्याल से इटालियन पसंद है और रेस्टोरेंट भी बने तो उन्हें बहुत क्रेवी हो रही है कि हम ना वो खाएं इटालियन खाना। तो मैं एक बेहतरीन रेसिपी लाई हूँ और बहुत ही मज़ेदार है। चिकन स्टेक बना रही हूँ मैं विथ लेमन पेपर सॉस। वाह, चिकन स्टेक विथ लेमन पेपर सॉस। वाह, लेमन पेपर सॉस बिल्कुल नया सॉस है, क्योंकि स्टेक तो हर कोई बना लेता है, सिर्फ सॉल्ट पेपर होता है, लेकिन इसमें लेमन पेपर जो हम सॉस बनाएंगे वो बहुत मजे का है। तो सबसे पहले जो हम चिकन में मसाला लगाएंगे वो है लेमन जूस, क्योंकि हम लेमन फ्लेवर का बना रहे हैं, और पेपर बना रहे हैं तो ब्लैक पेपर, साथ मस्टर्ड पेस्ट थोड़ा सा डालेंगे, 1/2 टीस्पून टेस्ट के लिए। ये टेस्ट के लिए डाल रहे हैं, ये आपने अच्छा बताया कि ये टेस्ट के लिए डाल रहे हैं हम, वरना बाकी चीजें हम किस लिए डालते हैं। इसे चिकन पे लगाएंगे हम इस तरह से, चिकन पे लगा लें। ये भी आपने बड़ा अच्छा बता दिया हमें, गुड। अच्छा जी, हमारा जरा राबता मुनक़ता हो, इतनी अच्छी डिश के दरमियान राबता मुनक़ता हो जाए। कमेंट्री ऐसी कर दी ना उस पे, वो मुर्गी भी नाराज हो गई, वो जो सॉसें बन रही थी वो भी नाराज। अच्छा, मैं अब खामोश हूँ, इस सेगमेंट में मैं कोई गुफ्तगू नहीं करूंगा, मैंने ये तय कर लिया है। आपका सवाल जो है ना इनकरेज किया जाता है आयशा की तरफ से, ये मैंने देखा है, वो वाले सवाल लेकर आए आप अपने जो खास। अब मैं खामोश हूँ, अब देखते हैं कि खाना पक रहा है, मैं मेरी कंसंट्रेशन उसी की तरफ होगी। पक रहा होगा और मैं उसे देख रहा हूँ बस, उसके अलावा मुंह बंद होगा मेरा। ज़बानबंदी जो है ना वो दस्तूर बन चुका है यहाँ पर, इस दस्तूर को अब आपने इम्प्लीमेंट कर दिया है। फैज की शायरी याद आ गई, बस देख खाने के वक्त क्या फैज की शायरी याद आ गई। खाने का फैज अलग होता है और जो शायरी का फैज होता है वो अलग होता है। बिल्कुल ठीक। तो ये खाना बनेगा तो हम इसका फैज हासिल करेंगे। फिलहाल तो हम इसको सिर्फ देखकर इसका फैज हासिल कर लेते हैं, लेकिन ये है कि रोजाना नई नई डिशेस जो हैं वो बन रही होती हैं। अच्छा,
रोजाना नई नई डिशेस बन रही होती हैं। बिल्कुल, और रोजाना नए नए कॉलर्स होते हैं हमारे साथ। अब वो कॉलर्स जो हैं वो अगर हमें बता दें कि उनको और कोई फरमाइश अगर करनी है तो भी, या फिर अगर वो हमारे साथ गुफ्तगू करना चाहें या फिर बात करना चाहें आयशा से, तो ये भी हम कर लेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक रमज़ान, और हम एक मरतबा फिर खुशामदीद शिफा। अब आप पूछिए आयशा से कि वो क्या पका रही हैं और किस तरह पका रही हैं। अरे वो चिकन बना रही है बड़ी ज़बरदस्त और लेमन सॉस के साथ बना रही थी। आयशा कहाँ तक पहुँची? चिकन स्टेक मैंने ग्रिल करने रख दिया है। मैंने आपको बताया था जैसे कि मैंने इसमें लिया था काली मिर्ची ली थी, लेमन जूस लिया था, मस्टर्ड पेस्ट लिया था और नमक लिया था। कुछ नहीं, सिंपल है। अब सबसे जो अहम है इसका लेमन पेपर सॉस, उसे बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, मक्खन लेंगे, वो शामिल करेंगे। 2 खाने के चम्मच हम मक्खन ले रहे हैं। जब हम मक्खन डालते हैं तो वो जल जाता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा ऑयल शामिल करेंगे। तो यहाँ मैं लूँगी मिर्जान कनोला ऑयल। तो ऑयल नहीं जलता? वो शामिल कर देते हैं, बिल्कुल थोड़ा सा, 1 खाने का चम्मच। नहीं, वो फिर मक्खन को जलने से रोक देता है। मक्खन जलता है और फिर वो ना ख़राब सा टेस्ट हो जाता है, उसका रंग भी चेंज हो जाता है। तो हम से इसलिए थोड़ा सा इसमें ऑयल डालते हैं। ज़रूरी होता है, ये लाजमी होता है, वरना क्या ठीक है फिर कनेक्शन लूज हो जाएंगे। अच्छा ये ना मुझे वो कर रहे हैं। नहीं अभी तो ये आपसे मुखातिब ही नहीं थे, कहते हैं मैंने आपसे बात नहीं की। नहीं अच्छा यहाँ पे क्या किया है, मक्खन बिल्कुल मेल्ट हो गया जी। इनका काम है, कंफ्यूज नहीं हो रही मैं, कुछ और सोचने कहीं और चली गई थी मैं। अच्छा कहीं और चली गई थी। एक चम्मच। आप इतना अच्छा खाना पकाती हैं, हमें आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगता है। और ये जिस तरीके से लाइट हार्टेडली खाना पक रहा होता है ना, तो ये मुश्किल काम है खाना पकाना, ये आसान लगता है। जी बिल्कुल, मेरी कोशिश होती है कि आपका मजेदार के किचन से मैं हर रेसिपी को बहुत इजी कर दूं। मैंने मैदा डाला था, उसे भून रही हूँ, साथ में चिकन पाउडर ऐड कर रही हूँ अच्छे टेस्ट के लिए। सफ़ेद मिर्चों का पाउडर ऐड कर रही हूँ क्योंकि हम पेपर सॉस बना रहे हैं, इसमें हम सफ़ेद मिर्ची भी डाल रहे हैं और काली मिर्ची भी डाल रहे हैं, कुटी हुई है ये दोनों हमने ये शामिल कर दिए हैं। साथ हम इसमें नमक शामिल करेंगे और बहुत अच्छा टेस्ट देने के लिए हम इसमें मस्टर्ड पेस्ट का 1/2 टीस्पून शामिल कर रहे हैं। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह हम मिक्स करेंगे और इसमें हम दूध शामिल करेंगे, जो कि हम लेंगे ऑल पर्ट का, जो कि खालिस होता है, गाढ़ा होता है। इससे आप जितने भी सॉस बनाएंगे बहुत मज़ेदार बनते हैं। इसमें आप चाहें तो क्रीम भी ऐड कर सकते हैं। ऑल पर्ट्स की थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। आपको पता है कि एकदम से नहीं डाल देते, मैंने कई बार बताया, वरना क्या होगा कि लम्स बन जाएंगे और वो अजीब सा। हाँ बिल्कुल, ये भी सीख गए क्योंकि ये बहुत ही अहम चीज़ होती है कि अगर, और एक ये दूध को आहिस्ता आहिस्ता डालना और एक सॉस बनाना, मक्खन जल जाता है तो थोड़ा सा तेल डालना है, ये भी सीखा है। बिल्कुल सीख रहे हैं हम, आपसे टिप्स ले रहे हैं। लेकिन हमारे साथ एक कॉलर है, इस्माइल है लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद इस्माइल साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? इस्माइल भाईजान, नहीं जी कॉल ड्रॉप हो गई, लाहौर से कॉल थी, ज़रा ड्रॉप हो गई, लेकिन चलो कोई बात नहीं, दोबारा आएगी। अच्छा जी, अब ये जो चिकन है उसके साथ क्या सूरत हाल हो रही है? ये सूरत हाल हो रही कि ग्रिल हो गई है, इस पर ग्रिल के निशान आ गए हैं बहुत ज़बरदस्त से। यहाँ पे सॉस तैयार हो गया है, हम इसे अच्छी तरह से गाढ़ा करेंगे। यहाँ पे मैं और चीज़ें बता दूं कि क्या क्या शामिल करेंगे। हम इसमें लेमन जूस भी ऐड करेंगे, लेकिन बाद में, वरना अभी हम डालेंगे तो ये क्या होगा कि फट जाएगा सॉस और फिर सारी चीज़ें हो जाएंगी। बाकी जो है इसके साथ, जैसे स्टेक के साथ हम चीज़ें सर्व करते हैं, फ्राइज़ ले लेते हैं हम। यहाँ पर मैंने खीरा लिया है, गाजर ली है, टमाटर ली है और मैंने रिंग में कटे हुए प्याज लिए और साथ ही अपनी फेवरेट शिमला मिर्च ली है और चीज स्लाइस लिए। अच्छा, अब ये जो खीरा और गाजर कटे हुए, ये कौन सी कटिंग है? ये जूलियन कटिंग तो नहीं लग रही मुझे, ये कोई और कटिंग लग रही है। ये जरा जिगजैग कटिंग की तरह ना, ये जिगजैग कटिंग आ गई है जूलियन की तरह। ठीक है, अब क्या करती हूँ मैं इन सबको, क्योंकि सॉस भी हमारा तैयार हो गया है, मैंने उसका चूल्हा बंद कर दिया है। जब थोड़ा सा ठंडा होगा, थोड़ा सा बिल्कुल ना, तो मैं नींबू का रस शामिल करूँगी। बाकी सबको मैं कैसे बताती हूँ, हमें सारी वेज को सौते करना होगा। तो सबसे पहले मैं चिकन बिल्कुल जल्दी गल जाती है। ये कितनी देर में चिकन गल गई? इसी चिकन में हम क्या करेंगे, 5 to 6 मिनट में हो जाती, क्योंकि हैमर हुई भी थी, स्लाइस हुए हुए थे और हैमर हुई थी। उसी पैन में मैंने टमाटर और गाजर डाल दिए, साथ शिमला मिर्च शामिल कर दिए है, टमाटर शामिल कर दिए। इन सबको मैं ग्रिल करूंगी। साथ मैंने प्याज शामिल कर दिए हैं। रिंग में कटे हुए प्याज ले लेते हैं, जितने आपको पसंद हो।
ठीक है, ठीक है, आप इनको जरा सौते करें। हमारे पास यूसुफ साहब हैं जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है मेरी बहन आपकी? जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है मेरी बहन आपकी? ठीक ठीक, बिल्कुल ठीक ठाक यूसुफ साहब, आप सुनाएं। रमजान मुबारक। खैर मुबारक। मेरी बहन, मेरी आयशा साहिबा से फरमाइश है कि अगर ये हमें कटवा बनाना सिखा दे और साथ में अगर हो जाए अफगानी रोश और काबुली पुलाव। काबुली पुलाव, अफगानी रोश और पहली वाली क्या डिश थी वो? कटवा। कतम्मा। कटवा ये गाजी की डिश है, अटक गाजी की डिश है कटवा। हाँ, पराठा की तरह होता है, पूरी की तरह, उसमें मसाला लगा हुआ होता है। और जो काबुली पुलाव कह रहे हैं वो मैंने आलू और चने के साथ बनाई थी, लेकिन अगर आप कहेंगे तो मेरा था आगे कि हम ऐसी कोई प्लेटर बनाए जिसमें सारी चीजें हो। और एक तीसरी डिश भी इन्होंने बताई है ना, जो तीसरी क्या थी? तीसरी क्या थी यूसुफ साहब? ये अपना रोस्ट की बात कर रही थी मैं कि ठीक ठीक है भाई। आयशा आपके लिए फरमाइशें आई हैं, 3 अदद फरमाइशें आई हैं। थैंक यू यूसुफ साहब। बंदा 1 फरमाइशें 3, क्या ये नाइंसाफी नहीं है? खाने के शौकीन होंगे, अच्छा, खाते पीते घराने से होंगे। ठीक है आयशा, देखें फरमाइशें यहाँ पे मैंने इसमें लेमन जूस भी डाल दिए थे। हाँ जी, अभी इटालियन हो रही थी, मैंने पूरा प्लान मैंने ना इटालियन का दे दिया कि चलें बीफ लजानिया। प्यारे से बच्चे ने हमें कल कॉल करके कहा था कि प्लीज बीफ लजानिया बना दें, और वो मेरे ख्याल से 12 साल के थे खाली ना, बिल्कुल, तो उनकी वो पूरी मुझे करनी है फरमाइश। देखें हम कल इंशाल्लाह उनकी वो फरमाइश पूरी कर देंगे। गुड। यहाँ पे हमारे साथ मोहम्मद मकबूल साहब हैं अबू धाबी से, उनसे भी बात कर लेते हैं। आप ये डालिए जब तक। अस्सलाम वालेकुम मकबूल साहब। वालेकुम सलाम, कैसे हैं सर जी? खैरियत है? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप बताइए आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं माशाल्लाह। प्रोग्राम तो मैं आपका रोज देखता हूँ। अच्छा माशाल्लाह, जबरदस्त। स्पेशली कुकिंग वाला जो है सेगमेंट आपका। तो फिर आप हमारा तो नहीं, फिर तो आप आयशा का प्रोग्राम देखते हैं असल में? नहीं सारा ही देखते हैं, लेकिन ये स्पेशली देख लेता हूँ क्योंकि मुझे कुकिंग का शौक है थोड़ा सा। हाँ अच्छा, आप क्या क्या बना लेते हैं? मैं माशाल्लाह पाकिस्तान में भी होटलिंग करता रहा हूँ, अभी भी है। तो यहाँ तो मैं खैर एक ऑफिस में काम कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, तो आप यहाँ पर अबू धाबी में अपनी जी आपकी फैमिली आपके साथ है? जी बस दुआ कीजिएगा। मैं एक्चुअली कोरोना हो गया था मुझे, अरे तो मैं 2 दिन पहले ही घर वापस आया हूँ। मेरी एडमिट है, उसके लिए दुआ कीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी दुआएं उनके साथ हैं। और आप मुकम्मल तौर पर सेहतियाब हो चुके हैं? माशाल्लाह बच्चे मेरे साथ हैं, बच्चों का टेस्ट करवाया वो तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। मेरा हो गया था थोड़ा सा मसला, और मेरी मिसेज अभी हॉस्पिटल में है, खलीफा हॉस्पिटल है यहाँ, वो आए हैं। अच्छा, इस वक्त आप वहीं पर मौजूद? दुआ कीजिएगा। स्पेशली मैंने इसलिए किया है कि आप लोग अल्लाह खैर करे, बहुत प्रोग्राम कर रहे हैं। बिल्कुल इंशाल्लाह अल्लाह ताला उनको भी सेहतियाब करे, और आप लोगों की जो भी मुश्किल आप लोगों पर आई हुई है उसको जल्द अज जल्द दूर करे इंशाल्लाह। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मकबूल साहब। जी आयशा, ये तो आपने अब तो जुल्म की इंतहा कर दी। इसके ऊपर आपने चीज़ भी डाल दिया है और फ्राइज भी रख दिए हैं, और ये उफ ड्रेसिंग आप देखें इसकी क्या खूबसूरत कर दिया आपने लेमन डालकर। ये बस अब तैयार हो गया है हमारा, पूरी तैयार हुआ है वैसे। हाँ जी अच्छा जी, चलें। इफ्तिखार साहब हमारे साथ लाहौर से जी। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, रमजान मुबारक जी। जी आपको भी खैर मुबारक। पहले तो मैं आप दोनों को एडमायर करना चाहता हूँ जी। यू आर बोथ वेरी वंडरफुल होस्ट, बड़ा एंजॉय करते हैं आपके प्रोग्राम को। और उसके अलावा मैं आपके प्रोग्राम के तवसत से अपनी पूरी कौम, पाकिस्तानी कौम से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज जो हुकूमत ने अगर हमारा एहसास करके लॉकडाउन में नरमी पैदा की है, तो हमें भी अपनी जो जिम्मेदारी है उसको पूरा करना चाहिए, और लोगों को हुकूमत के साथ भरपूर ताउन करना चाहिए ताकि हम दोबारा इकोनॉमी को बंद करने की तरफ ना जाएं। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल में ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि लोगों में ये रियलाइजेशन हो। एंड आई थॉट कि आपका बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। बाजारों की यहाँ पर लाहौर में, जो मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर कुछ एरियाज में तो लोग बहुत अच्छी तरह से प्रोटोकॉल्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं। बहुत सारी जगहों में हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमारे चूंकि बाजार प्लान ऐसे नहीं हुए हुए कि वहां पर इन प्रोटोकॉल को पूरा किया जा सके और कस्टमर को वेट करने के लिए प्रॉपर स्पेस प्रोवाइड की जा सके। खासतौर पे रमजान में धूप भी है, गर्मी भी है यहाँ पर,
तो ये एक ट्रिकी। लेकिन बाजार प्लान अगर सही नहीं हुए तो हमें बाजार जाना जरूरी क्यों है भाई? मेरा तो मसला सवाल यही है ना कि जरूरी है क्या बाजार जाना? नहीं, एक्चुअली बाजार जाना जरूरी कभी ना कभी या ओकेजनली तो होता ही है। जो मेरी मालूमात है, इवन बाहर के जो ममालिक है जहां पर ये पीक आ रहा था कोरोना, फॉर एग्जांपल इंग्लैंड के अंदर, मेरी अपनी कुछ फैमिली वहां मौजूद है, वहां पर वो दिन में 1 या 2 दफा आपको इनकरेज करते थे कि मेंटल हेल्थ के लिए भी आप थोड़ा सा बाहर वॉक के लिए निकले, और आप अगर कोई अपनी ग्रोसरीज वगैरह करने जाना चाहते हैं तो वो आप 1 दफा जा सकते हैं। बिल्कुल सही है, वो मेंटल हेल्थ के लिए और जो ग्रोसरीज के लिए है वो तो बात समझ में आती है और होना चाहिए, उसके बगैर तो आप रह नहीं सकते। लेकिन ईद के नए कपड़ों की और नए जूतों की शॉपिंग तो जरूरी नहीं है ना, उससे तो आपकी मेंटल हेल्थ का कोई ताल्लुक नहीं। मैं आपसे एग्री करता हूँ, बल्कि आपसे पहले भी ये कॉलर कॉल कर रहे थे, इस तरह ना जाने कितने लोग हैं, उन सबके लिए बड़े दिलो जान से दुआ है, अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, सबको सेहत कामला अजला दे। और हमें बस ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अननेसेसरीली बाहर जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर पैगाम भी बड़ा जरूरी था, अल्लाह करे कि कौम को समझ आ जाए जो आपने पैगाम दिया है उनको, कि भाई बाहर ना निकलें और हुकूमत के साथ ताउन करें। हमारे लिए ही लॉकडाउन ईज किया है, हमारे ही लिए उनको दोबारा सख्ती करनी पड़ जाएगी। बहुत शुक्रिया इफ्तिखार साहब। हाँ भाई आयशा, ये अब आपने क्या बनाया है? कॉफ़ी बना रही हूँ, बहुत ही फेमस हो रही है और बहुत लोग बना रहे हैं उसे, लेकिन मैंने जो रेसिपी खुद उसे मैंने बनाया कि एक अच्छा सा टेस्ट दें, क्योंकि ऊपर तो कॉफ़ी होती है लेकिन अंदर दूध फीका होता है, तो उसके लिए मैं बहुत अच्छी ज़बरदस्त रेसिपी लेके आई हूँ जी। कॉफ़ी है दलगोना कॉफ़ी, ठंडी होती है। हाँ, बेलगोना कॉफी आजकल बड़ी चली हुई है। वैसे ये भी कोई चैलेंज था, लोगों ने फेंटने का चैलेंज लिया था, बेलगोना कॉफी फेंटेंगे, फेंट रहे लगे हुए हैं। मैं भी वही कर रही हूँ इस टाइम। आप भी बेलगोना कॉफी फेंटे। हमारे साथ एक और कॉलर है, जब तक हम दोबारा आते हैं देखते हैं अगर आपने तब तक फेंट लिया हुआ इसको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है मैम? बिल्कुल ठीक ठाक। हमजा साहब इस्लामाबाद से बात कर रहे हैं आप? जी सर, जी मैडम, आपका शो देखते हैं, बड़ा अच्छा लगता है आपका शो। वैसे भाई क्या हाल आपके? ठीक है, बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र, जबरदस्त। सर ये क्या रेसिपी तैयार हो रही है? आयशा मैम क्या तैयार कर रही है खाना? आयशा मैम, आपके पास टीवी नहीं चल रहा क्या? जी सर, लाइट गई हुई है। मैंने अभी ऑन किया तो इसलिए मैं इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही। ऑन किया और फोन कर लिया ऑन होने से पहले। यार बड़े फास्ट चल रहे हो हमजा, गुड। अभी तो ये कोई मुश्किल किस्म की कॉफी बना रही है, बेलगोना कॉफी। अच्छा, इसकी एक तरीकाकार बता देंगे कैसे, कितने टाइम? अभी बताते हैं, आप टेलीविजन देखिए, आपको तरीका पता लग जाएगा। ठीक है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अरे चले जी आयशा, जरा तरीका बता दे उन पे। नहीं, मतलब मैंने कहा कि टीवी देखें, प्रोग्राम देखते हैं। गुस्सा कर रहे हैं? अरे नाराज कहाँ भाई, हमारे इतने अच्छे कॉलर हैं। आशा के लिए कॉलें आ रही है ना। मैं तो जिंदगी में नाराज ही नहीं होता किसी से। मेरा तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि मैं नाराज नहीं होता हूँ तो मुकम्मल हो जाता हूँ। नाराज नहीं होते ना आप। चले आयशा बताएं। चलें ठीक है। हाँ, कॉफ़ी के लिए मैंने यहाँ पे 4 चम्मच चीनी ली थी और 4 चम्मच ही कॉफ़ी ली थी। नीम गर्म पानी 2 खाने के चम्मच लिए थे मैंने, और थोड़ा करके उसमें ऐड किए थे। फिर उसे मैंने इस तरह से फेंटना शुरू किया कि बहुत अच्छी विप हो जाए और एक क्रीम से कैरेमल बन जाए इसका ना। इसे बनाने के लिए अच्छा मैं जो लूँगी वो ऑलपर्स का मिल्क ले रही हूँ, साथ उसमें मैं कंडेंस मिल्क शामिल करूँगी जो बहुत अच्छा उसके अंदर दूध के अंदर टेस्ट देगा। साथ में क्रीम जाएगी इसमें और कॉफ़ी पाउडर ऊपर से डालूंगी। चॉकलेट चिप्स आपकी मर्जी है कि आप डालना चाहें ना डालना चाहें, और ठंडी बर्फ शामिल करूंगी। ठंडी बर्फ शामिल करेंगी। ब्रेक है आपके पास? नहीं, ब्रेक कोई नहीं अभी। ब्रेक कोई नहीं, अब ये तो आज तो कॉफी चल रही है बेहतरीन तरीके से। तारिक साहब ने कॉल की है। अस्सलाम वालेकुम। तारिक साहब अस्सलाम वालेकुम। कॉल ड्रॉप हो गई। अच्छा चलो दोबारा फिर कॉफी की तरफ आ जाते हैं, कोई मसला नहीं है, क्योंकि मैं तो कॉफी पीता नहीं हूँ, या आप ही खुद इसको देखें और एंजॉय करें। क्या पूरी ये फिट गई है कॉफी? हाँ जी, मैंने घर से फेंट के लाई थी, रास्ते में भी बैठी हुई बस ना मैं ये फेंट रही थी। ये बड़ा अच्छा आप काम करती हैं। फेंट रही थी। होमवर्क आप अच्छे तरीके से करती होंगी स्कूल में भी? होमवर्क करके आई हूँ मैं। हाँ बिल्कुल, अच्छी वाली बच्ची थी ना मैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक बॉल ले लिया है, इसमें ऑलपर्स मिल्क शामिल कर रहे हैं। 2 गिलास लेंगे हम, क्योंकि 2 गिलास बना रहे हैं। इसमें हम 4 खाने के चम्मच कंडेंस मिल्क शामिल करेंगे। ओके ठीक है, इसे ब्लेंडिंग वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने इसे बीट कर लिया अच्छी तरह। तो सिर्फ इसे हमें मीठा करना है दूध को, और ऑलपर्स तो होता ही है ग़िज़ाई से भरपूर गाढ़ा दूध, तो इसमें कोई ज़रूरत नहीं कोई चीज़ ऐड करने की। सिर्फ इसे मीठा करने के लिए हमने कंडेंस मिल्क ऐड कर दिया है। बर्फ़ लेंगे हम ठंडी, उससे ठंडा कर लेंगे। अच्छा, अब मैं क्या करूँगी, यहाँ मीठा करने के लिए बस उंगली डाल देते हैं उसमें, उससे कैसे मीठा हो जाता है, ये मुझे समझ में नहीं आया आज तक। ये तो उसी से पूछे जिसकी उंगली ऐसी होती होगी।
अच्छा जी, उमैर साहब की कॉल है लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम उमैर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक जी, जबरदस्त। आप मुझे सर कह रहे हैं, मैंने आपको ट्यूशन पढ़ाई है क्या? नहीं नहीं, आप ये ट्यूशन नहीं पढ़ाई, लेकिन आप सिखा रहे हैं तो फिर आप सर ही हुए ना। नहीं नहीं, वो आयशा सिखा रही हैं। आयशा है मिस, मैडम मिस आयशा। मिस आयशा पता नहीं हमें पास करती हैं फेल करती हैं आखिर में इम्तिहान में, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं हम इनसे सीख जाएं। मैम मुझे आपका ड्रेस बहुत पसंद आ रहा है। वाह, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। आयशा से कह रही हैं वो। आयशा से कह रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। आयशा से कहा आपने या ये शिफा से कहा था उमैर? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब कौन बात कर रहा है? कोई और आया है फोन पर? आवाज कम आ रही है, जरा जोर से बोलिएगा। मैं निम्रा हूँ। निम्रा। निम्रा निम्रा कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं जी, अल्लाह का शुक्र है। आपको ड्रेस पसंद आ रहा है आयशा का या शिफा का? दरअसल मैंने ये पूछने की डिश क्या बना रहे हैं आयशा और शिफा? आज क्या डिश बना रही हैं? इसका मतलब है आपका भाई टेलीविजन नहीं खुला हुआ है? जी नहीं, कोई देख नहीं रहा, सिर्फ पूछ रहे हैं लोग कॉल। अच्छा, ये कॉफी बना रही हैं बेलगोना कॉफी। अभी तक नाम समझ में नहीं आया, कौन सी है? बेलगोना। बेलगोना कॉफी, ओके। बेलगोना कॉफी, बेलगोना कॉफी कहेंगे जो भी कहेंगे, लेकिन बेलगोना कॉफी बना रही है निम्रा। थैंक यू सो मच। वेरी गुड। अगर आपने नहीं देखा तो आप टीवी लगाएं, अभी हम रिपीट करवाते हैं। वरना सोशल मीडिया पर भी आप देख सकते हैं, हमारे सेगमेंट्स तो बिल्कुल सोशल मीडिया पर भी हैं। इफ्तार मजेदार के सेगमेंट्स। हाँ भाई आयशा, कॉफी काफी हो गई है? ये मैंने क्या किया था सर बाकी है जी। कॉफी नहीं, अभी काफी नहीं हुई है पूरी, इसमें और चीजें बाकी हैं। जैसे कि मैंने इसमें ना आइस भी डाल दिए और उसके बाद हाँ ठीक है, और मैंने कॉफी को ग्लास में भी लगाया था क्योंकि ऊपर रख देते हैं तो वो अंदर टेस्ट नहीं आता, तो मैंने कॉफी को ग्लास में लगाया। थोड़ी क्रीम मैंने ली, ऑल पर्स की मजेदार गाढ़ी क्रीम है, इनके अपने दूध से तैयार होती है, तो वो शामिल की है मैंने। उसके बाद मैंने क्या ग्लास भी लगाई है, और अभी दूध में शामिल नहीं की। अब मैं जो ऊपर से कॉफी का जो कैरेमल बनाया था वो डाल देती हूँ, ऊपर ही रखेंगे से फिर वो मिलाते रहते हैं आहिस्ता आहिस्ता ना, इस तरह से। ठीक है, तो ये कॉफी ऊपर से जाती है, दूध और जो भी हम बनाते हैं उसके हाँ विप, इसे विप कॉफी भी कहा जाता है। साउथ एशिया की रेसिपी है। साउथ कहाँ की है ये रेसिपी? किस जगह की है? साउथ कोरिया की। ओके, गुड जी। आप तो इंटरनेशनल शेफ हैं। इजाद हुई थी तो माशाल्लाह। जी बिल्कुल, शुक्रिया। हर चीज के बारे में ना रिसर्च करनी चाहिए ना, कि कहाँ से क्या रेसिपी हुई है, इसका टेस्ट क्या है। बस नॉर्थ कोरिया की तो नहीं है ना? नहीं, हमारे साथ तबस्सुम साहिबा बड़े मसाइल। चीज का एक जी तबस्सुम साहिबा है इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रमजान मुबारक। आपको भी जाता हुआ रमजान मुबारक हो। बिल्कुल, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आपका शो मैं बहुत शौक से देखती हूँ, स्पेशली शिफा और आप दोनों जो छोटे भाई हैं उनकी हंसियाँ मजाक, और स्पेशली आशा को तंग करना सब बहुत अच्छा लगता है। और छोटे भाई प्रोग्राम मैं मुझे छोटे भाई कह रही हैं। अरे वाह यार भाई, बेहतरीन, बहुत शुक्रिया। आज खुश होंगे हो छोटे भाई की पहली दफा कहा है आपने मुझे छोटा भाई करार दिया। आप लोग छोटे हैं मेरे से बहुत ना, इसलिए मैंने छोटे भाई का इतने प्यार। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और अच्छी बात है। मतलब अगर बड़ी बहन जो होती है वो तो बहुत उसका एक बड़ा मकाम है। हाँ, रोब दबदबा भी होता है। अच्छा ये बताएं, आज आपने बनाया क्या है? आज मैंने जी घर में वेजिस बनाए हैं, और इसके अलावा पिज्जा बेक हो रहा है। क्या बात है, पिज्जा बेक हो रहा है। वाह वाह वाह। आप प्लीज आए, मैं बहुत करीब हूँ आपकी, आए प्लीज, मैं आप लोगों को दावत देती हूँ, हमारे साथ शामिल हूँ। वाह, देखो दावतें भी मिलना शुरू हो गई। थैंक यू तबस्सुम साहिबा। लेकिन हम दरअसल बैठ के यहाँ पर इस वक्त कोरोना के हवाले से लोगों को बार बार ये बता रहे हैं कि जो जहाँ हैं वहीं रहें, ना जाएं, लोगों के घर भी ना जाएं, उनको भी मुसीबत में ना डालें, उनको भी रिस्क में ना डालें, अपने आप को भी ना डालें, अपनी फैमिली को भी ना डालें। तरीका है ना, इसके तरीके बहुत सारे हैं। या तो वो पिज्जा बना के भिजवा दें या कैश भिजवा दें, हम कर लेंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है, हम आपको नाराज नहीं करेंगे। प्यार बड़ी बहन का तब होता है जब उन्होंने अपने हाथ से पिज्जा बनाया हो और वो हम खाएं। तो ऑप्शन दे रहा हूँ ना उनको दोनों। छोटे भाई का काम ये होता है कि फैसिलिटेट करें, तो मैंने ऑप्शन दे दिए उनको, या तो बना के भिजवा दें पिज्जा, पहला ऑप्शन तो ये है, वरना कैश भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। थैंक यू तबस्सुम साहिबा, बहुत शुक्रिया फ़ोन करने का। हम एक ब्रेक पे जा रहे हैं नाजरीन, ब्रेक से वापस आते हैं तो दोबारा मिलते हैं।
वेलकम बैक टू द शो नाजरीन। चलते हैं आयशा की तरफ और उनसे पूछते हैं कि तमाम चीज़ें तो तैयार करके वो बैठ गई हैं बड़े आराम सुकून से, सब कुछ सामने सजा के। अब हमें बताएं कि पहली रेसिपी और दूसरी रेसिपी कैसे कैसे बनती है, दोबारा स्टेप्स रिपीट करने ज़रा। सबसे पहले मैंने चिकन बोनलेस लिए थे, उसे हैमर करके बिल्कुल फ्लैट कर लिया था। फिर मैंने उसमें जो मसाले लगाए थे उसमें मैंने, क्योंकि हम लेमन बना रहे तो लेमन तो लाजमी किया था, एक लेमन का रस मैंने शामिल किया था, साथ मैंने उसमें काली मिर्ची का पाउडर शामिल किया था और उसके साथ मैंने नमक शामिल किया था। मस्टर्ड पेस्ट भी थोड़ा सा ½ टीस्पून डाला था एक अच्छे टेस्ट के लिए, क्योंकि चिकन जो होती है वो अंदर से फीकी फीकी होती है तो एक अच्छा सा फ्लेवर आएगा, इसलिए वो सब चीज़ों को डाल के मैंने ग्रिल कर लिया। इसे आप लगा के 25 मिनट्स के लिए रख दें, फिर ग्रिल करें तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। उसके बाद मैंने इसका लेमन पेपर सॉस जो बनाया था वो ज़्यादा अहम है कि उसके लिए आपको क्या एहतियात करनी है, उसे लेमन बिल्कुल शामिल नहीं कर देगा। सबसे पहले मैंने क्या किया था, एक कढ़ाई ली थी, उसमें मक्खन शामिल किया था, मक्खन जले ना तो मैंने उसमें ऑयल शामिल किया। फिर उसके साथ मैंने उसमें मैदा डाला, चिकन पाउडर डाला, कुटी काली मिर्च डाली, सफ़ेद मिर्चें डाली, नमक डाला और उसे अच्छी तरह भूना। फिर इसमें मैंने मस्टर्ड पेस्ट जो कि मैंने उसमें भी चिकन में भी डाला था वो भी शामिल किया है। फिर उसे अच्छी तरह मैंने भूना और फिर उसमें जो थोड़ा थोड़ा करके दूध ऐड किया ताकि उसमें लम्स ना पड़े, गुठलियाँ ना पड़ जाए। फिर जब वो अच्छा सा सॉस बन गया, फिर इसका चूल्हा मैंने बंद किया, वो थोड़ा सा टेम्परेचर उसका कम हुआ तो मैंने उसमें एक लेमन का जूस शामिल कर दिया। फिर उसे अच्छी तरह मिक्स किया। फिर जो हमने चिकन बनाई थी उसी पैन में मैंने जितनी भी सब्जियां ली थी, गाजर ली थी, खीरा लिया था, प्याज लिया था, शिमला मिर्च ली थी, उस सबको ग्रिल कर लिया और फिर वो शामिल कर दी। साथ फ्राइज होता है और मैश पोटैटो भी होते हैं, उसकी भी तरकीब मैं बता देती हूँ। आप उसमें मैश पोटैटो लें, यानी कि आलू को बिल्कुल पीस लें बारीक और उसमें आप क्रीम ऐड करें, उसमें मक्खन ऐड करें, कुटी काली मिर्च ऐड करें और नमक ऐड करें, आप वो भी सर्व कर सकते हैं इसके साथ। नहीं तो मैंने फ्राइज लिए, ज़्यादा पसंद होते हैं बच्चों को, और ऊपर से लेमन और चीज़ के स्लाइस रख दिए हैं। बिल्कुल सही है। अब सेकंड रेसिपी पे आ जाते हैं हमने जी। हाँ, नाम भी बताइएगा। हाँ, डलगोना कॉफी बनाई थी मैंने। डलगोना कॉफी जी मैंने बनाया है, डलगोना साउथ कोरिया की डलगोना कॉफी। उसके डलगोना अब समझ आया, डलगोना है। हाँ, हम तो बेलगोना अच्छा नहीं, बेलगोना नहीं, DAL डलगोना समझ आ गया। अच्छा, उसके लिए मैंने क्या किया था, 4 चम्मच चीनी ली थी और 4 चम्मच ही मैंने कॉफी ली थी। उसे नीम गर्म पानी 2 खाने के चम्मच लिए थे और थोड़ा थोड़ा करके ऐड किए थे और इतना अच्छी विप किया मैंने कि वो कैरेमल बन गया। जब वो कैरेमल बन गया तो फिर मैंने क्या किया कि दूध, जो कि सादा दूध डाल देते हैं फीका हो जाता है, तो मैंने क्या किया, ऑलपर्स का दूध लिया, उसमें कंडेंस्ड मिल्क शामिल किया ताकि एक अच्छा सा दूध में फ्लेवर आए। साथ और अच्छा टेस्ट देने के लिए मैंने ऑलपर्स की क्रीम भी शामिल की है। मैंने सबसे पहले क्या किया था, गिलास पे कॉफ़ी जो मैंने कैरेमल बनाया था गिलास पे लगाया ताकि नीचे तक उसका एक टेस्ट आए, ऊपर रखी ना रहे। जब वो मैंने लगाई गिलास के ऊपर, फिर जो मैंने दूध बनाया था कंडेंस मिल्क के साथ वो ऐड कर दिया, साथ मैंने क्रीम ऐड की, ऑलपर्स की, फिर मैंने ऊपर से चॉकलेट चिप्स शामिल की, जिसे वो पसंद हो वो कर सकता है, या ऊपर से आप कॉफ़ी भी डाल सकते हैं। क्रीम डालने के बाद जो कॉफ़ी होता है उसका चूरा सा डाल दें, वो भी बहुत अच्छा लगता है। और ठंडी ठंडी बर्फ शामिल की थी ताकि ड्रिंक हमारा ठंडा बने। कैसी कॉफ़ी होगी ना, मैं ये सोच के बस आप सोचती रहें और बस ख्यालों में गुम रहे। बहुत शुक्रिया आयशा आपका, रोजा खोल के आपने आज भी बड़ी ज़बरदस्त हमें रेसिपीज़ बताई। अफ्तार का वक्त हुआ चाहता है तो आज की इस ट्रांसमिशन से हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। कल आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।